तो नेक्स्ट अब हम ये करते हैं कि एक थोड़ा सा इशू था क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ था यूआरएल पैरम्स का। सही है, तो एक क्विक यूआरएल पैरम्स को भी हम देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेन के पास क्या हमारे पास गिवन है, यूज़र आईडी। ठीक है, अब आप लोगों को हमने फॉर एग्जांपल एक टास्क दिया हुआ है, एक बहुत सिंपल सा टास्क है। उसके अंदर हम लोगों ने क्या डिफाइन करने को बोला है कि आपके पास एक क्रिप्टो की लिस्ट है और क्रिप्टो की लिस्ट के बाद आपको क्या करना है, एक उसका डिटेल्स का पेज बनाना है। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि आपको क्या यूज़ करना पड़ सकता है, आपको यूआरएल पैरम्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे अभी हम लोग यूज़र्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक यूज़र का पेज है और एक हमारे पास यूज़र्स का पेज है। यूज़र्स का पेज क्या करता है कि सारे लूप चलाता है जिसमें सारे वो आपके बॉक्सेस दिखा देता है, यानी कि आपके पूरे कार्ड्स दिखाता है और कुछ भी नहीं करता। और यूज़र एक तरह से एक ही है, क्योंकि यूज़र्स मेनली किसको यूज़ कर रहा है, यूज़र के कंपोनेंट को, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आइट्रेशन चल रहा है। तो हम लोग एक और कंपोनेंट बना लेते हैं यहाँ पे, उसको नाम दे देते हैं यूज़र डिटेल्स का। ठीक है, यूजर्स डिटेल डॉट JSX RFCE करेंगे तो आपको पता है कि हमारे पास एक एम्प्टी यूज़र आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज यूज़र डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फ़र्क होगा, यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज़र डिटेल्स। अब हम इस कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं और आपको पता है कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ये कंपोनेंट रेडी हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैंने पाथ उसका क्या रखा है, एम्प्टी पाथ रखा है। हम एक काम कर लेते हैं कि ये जो यूज़र्स का पाथ है, ये पाथ अभी सेल्फ क्लोजिंग है, तो उसको सेल्फ क्लोजिंग से हटा के इसका एक चाइल्ड बना लेते हैं और उस चाइल्ड को कहाँ पे क्या अपेंड करते हैं, हमारे पास जो हमारे पास यूज़र डिटेल्स का कंपोनेंट है वो किसका नेस्टेड कंपोनेंट बन गया, यूज़र्स का। ये बेसिकली कंपोनेंट नहीं, राउट है। जैसे नेस्टेड कंपोनेंट होता था तो अब ये राउट है, तो हमने ये मेन राउट है और ये उसका चाइल्ड राउट है। इसका मतलब है कि इस राउट का जो भी मैं इधर वैल्यू लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यूज़र डिटेल्स, तो इसकी जो लिंक बनेगी वो आप सबको पता है कि वो लिंक कैसे बनती है, /user/यूज़र डिटेल्स, ऐसा ही होता है। लेकिन ये कंपोनेंट मैंने खास तौर पे बनाया है किस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, पैरम्स को। जैसे वहां पे आपके पास क्रिप्टो आईडी थी, अब ये कॉलन मुझे बता रहा है कि ये बेसिकली क्या यूज़ करेगा, यूआरएल पैरम्स। इसका मतलब है कि /user/crypto ID कुछ नहीं होगा, /users/ कोई ना कोई आईडी होगी। बात समझ आ रही है? इसको जरा आप थोड़ा यूज करके देखते हैं। हम अपनी ऐप पे जाते हैं, एक नया टैब खोलते हैं, हम लिखते हैं लोकल होस्ट 3000 /users तो आएगा। अच्छा, जब हम /users कर रहे हैं तो यूजर्स वाला अपना काम हो रहा है अपनी जगह पे, सही है, वो हमने उसको क्योंकि नहीं छेड़ा, वो सारा अपना काम कर रहा है। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं /123 या कुछ भी मैं लिखूंगा, क्या चीज़, आउटलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो कंपोनेंट हम उधर नेस्टेड कर रहे हैं। इसने 123 पे क्यों नहीं गया, ABC एक मिनट, लोकल होस्ट
ये क्या इशू कर रहा है? चलो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग import use params कर लेते हैं, react router DOM use params const params. Slash क्या हो गया? पागल हो गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, सही है सही सही। ठीक है ठीक है ठीक है। बेसिकली मैंने उसका चाइल्ड राउट बनाया हुआ था, तो वो बेसिकली कर क्या रहा था कि वो उसके अंदर ही दिखा रहा था, सही है। लेकिन मैं ये फंक्शनैलिटी नहीं चाहता था, मैं चाहता था उसका सिर्फ यूआरएल पाथ अलग हो, सही है। माय मिस्टेक। यहाँ पर वो उनकी बात सही थी, अगर मैं उसको उस तरीके से कर रहा था तो उसको मुझे आउटलेट के थ्रू दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं वो करना नहीं चाह रहा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि पेज ही चेंज हो जाए। अब पेज चेंज करने के लिए मैं उसका चाइल्ड में नहीं रख सकता, तो मुझे उसका अलग अलग ही बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली यार एक तो ये रुक जाए, तो मैंने यूज़र्स ही सिलेक्ट किया है, नीचे भी यूज़र्स है, जस्ट मैंने आगे उसके क्या लगा दिया है, जो मेरा अपना पैरम जो मेरा पैरम है, राउट है, जो भी है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि यूज़र डिटेल्स में आके हमने पैरम्स को कंसोल लॉग किया है, तो हम वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास पैरम आ रहा है। यार क्या मसला है यार। उससे भी तो फ़ायदा नहीं हुआ था। क्या चीज़? चेक कर लो, वो यूपीएस पे कर सकते हो, यूपीएस पे कर दो। ये के इलेक्ट्रिक की कोई फ्रीक्वेंसी का कुछ इशू है। यार पहले इसका इशू होता था, ये ख़त्म हुआ, इसका इशू हो रहा है, पता नहीं यार। पता नहीं यार। चलो बेहतर लग रहा है, बेहतर लग रहा है। अच्छा तो इसको हम दोबारा से देख लेते हैं भाई। ये चीज़ समझ आई, ये क्या हुआ था और उसका क्या किया हमने।
बेसिकली मुझे ये इफेक्ट चाहिए था कि मैं चाह रहा था कि जब हम लोग एक डिटेल्स वाले पेज पे जाएं तो वो एक बिल्कुल नया पेज खुले। सही है, मुझे नेस्टिंग नहीं चाहिए, किसी और कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट नहीं चाहिए था। तो बेसिकली लेकिन मैं एक इस राउट को प्रिजर्व करना चाह रहा था, स्लैश यूजर्स, मतलब मैं चाह रहा था ऐसा हो स्लैश यूजर्स स्लैश कोई अगर मैं आईडी दूं ना यूजर की तो मेरे पास वो यूजर आ जाए। तो ये फंक्शनैलिटी एक सिंपल सी मैं चाह रहा था। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए था कि मैंने एक कंपोनेंट तो बना लिया, लेकिन अब मुझे ये वाला पाथ देना है। तो पहले मैंने क्विकली क्या किया कि मैंने इसी का बना लिया चाइल्ड। अब इसका चाइल्ड बनाने से मेरे पास वो पाथ तो सेम आ गया जो मैं चाह रहा था कि स्लैश यूजर स्लैश जो आईडी हम पास करेंगे, लेकिन उसके साथ इशू क्या हुआ कि वो हमें ओपन क्यों नहीं कर रहा था, वो ओपन कर रहा था लेकिन उसका क्योंकि पेरेंट कंपोनेंट कौन था यूजर्स, तो वो उसी को ही आपके पास डिस्प्ले करा रहा था। और अब मेन जो आपका कंपोनेंट था उसके अंदर क्योंकि आउटलेट नहीं था तो हमारे पास ये यूजर डिटेल्स का कंपोनेंट शो नहीं हो रहा था। तो लेकिन मुझे ये वाला फीचर चाहिए ही नहीं था। मैं चाह रहा था कि एक बिल्कुल नया पेज खुले, उस पर मैं बिल्कुल नया डिटेल्स का सारा काम करूं। तो वो मैंने फिर ये क्या कर लिया, इसको मैंने इसके साथ अलहदा ही कर लिया, लेकिन इसका मैंने पाथ फिर भी कॉपी मारा है। सही है, सिर्फ सिंपल थोड़ी टेक्निक डिफरेंशिएट की है क्योंकि मुझे एक सर्टेन एक फीचर चाहिए, एक सर्टेन एक मुझे मेरी डिमांड है, बस मैंने ही सोची है। उसके बाद मैंने उसको कंप्लीट करने के लिए ये वाला तरीका कर लिया। तो उसके बाद जब हम लोगों ने स्लैश यूजर्स, अब मजे की बात है कि ये भी स्लैश यूजर्स है, ये भी स्लैश यूजर्स है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट कैसे चलती है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले वो स्लैश यूजर्स चेक करेगा। अगर आप सिर्फ उसको ट्रिगर करेंगे स्लैश यूजर्स तो कौन सा कंपोनेंट चलेगा, यूजर्स का। अगर आप स्लैश यूजर्स स्लैश कुछ आगे कुछ भी लिख देते हैं तो कौन सा कंपोनेंट चला देगा, वो यूजर डिटेल्स। ये काम हमने पहले भी देखा था जब हम लोग उसको यूनिवर्सल राउट दे रहे थे। ठीक है, तो खैर ये हमें एक फंक्शनैलिटी चाहिए थी यूजर डिटेल की जो हमें मिल गई है और यूजर डिटेल शो हो रहा है। उसके बाद आपने देखा कि हमने कॉन्सोल कराया क्या यूजर डिटेल के पेज में, पैरम्स। अब जब ये ब्लिंक हो रही थी तो मैंने काम थोड़ी स्पीड में कर लिया था, तो मैंने सिंपली कुछ भी नहीं किया है, मैंने यूज पैरम्स को इंपोर्ट कराया है किसमें से, रिएक्ट राउटर डॉम से। उसके बाद क्योंकि ये हुक है, कैसे पता लगा हुक है, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है यूज। तो जब एक हुक होता है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं, उसको पहले कॉल कराते हैं। तो हमने यूज पैरम्स को कॉल कराया, जो उसका आउटपुट है वो किसमें सेव करा दिया, पैरम्स में। तो इस पूरे आउटपुट को मैंने क्या करा लिया यहाँ पे, console.log। तो console log हो गया हमारे पास। इसको हम लोग दोबारा से रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका console आ रहा है यूजर डिटेल्स जो JSX लाइन 7 का। तो इसमें हमें क्या रिसीव हो रही है, क्रिप्टो आईडी 1, क्योंकि मैंने ऊपर क्या दिया हुआ है /1। तो यहां तक मुझे यही फंक्शनैलिटी चाहिए थी। अब हम क्या करते हैं कि यूजर्स के टैब पे आते हैं, तो इसमें ये कौन सा कॉल हो रहा है, यूजर कॉल हो रहा है। तो यूजर के जब ये हमारे पास बटन्स हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि जब ये वाला कार्ड है हमारे पास यूजर्स, तो इन पे जब कोई फर्ज करो क्लिक करता है तो वो जो यूजर डिटेल्स का पेज है वो उस पे क्या हो जाए, राउट हो जाए। सिंपल, हमारे पास सिंपल ये एक यूज केस है जो हम यही चाहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, वैसे यहाँ पे ahref की बजाय हम लोग लिंक यूज ना करें, तो अगर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं एक तरह से और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं लिंक, यहाँ पे भी हम यूज कर लेते हैं लिंक। लेकिन इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ऊपर से हमें क्या चाहिए, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ क्यों है, क्योंकि ये जो हमारे पास लिंक होती है एक्सटर्नल लिंक होती है। तो लिंक आपके पास जो टैग होता है वो जस्ट आपके रिएक्ट राउटर डोम के लिए इस्तेमाल होता है। सही है, इसको आप गौर कीजिएगा, ये बेसिकली उनकी गिटहब की प्रोफाइल का लिंक है। तो गिटहब जो है वो तो एक एक्सटर्नल लिंक हो गया ना, तो उसके लिए हम लोग href यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे href नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, 2 आएगा। और इधर हम लोग लिख लेते हैं डिटेल्स, डिटेल्स हम लिख देते हैं। फिलहाल हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको हार्ड कोड कर लेते हैं। अब हार्ड कोड करने के लिए मैं 2 को भेजूंगा app.js, तो ये जो हमारे पास URL है, और क्रिप्टो आईडी में मैंने फिलहाल क्या दे दी, 1 दे दी। तो अभी बेसिकली हार्ड कोडिंग है क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि हमारा काम चल भी रहा है या नहीं। तो इसको पेज को आप रीलोड करें तो डिटेल्स का पेज जो है वो कुछ ज़्यादा ही चिपक के आ गया।
तो ये हमारे पास कार्ड बॉडी है, तो क्लास नेम में BTN प्राइमरी है, MS3 सही है। डिटेल्स के पेज को मैंने अबे यार, तो मैंने डिटेल्स के बटन को जैसे ही प्रेस किया तो वो किस पेज पे आ गया है? यूज़र डिटेल्स पे पेज पे आ गया है। बस करे यार, ये सही है। खैर, और अगर आप लिंक को चेक करें तो यूज़र स्लैश क्या आया है? 1 ही आया है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये जहाँ पर जो हमारे पास डेटा आता है, एवेटार URL, HTML URL, ये सारा आ रहा है आपकी गिटहब की API से, api.github.com/users। तो /users में अगर आप देखें तो हमारे पास एक ID आती है, सही है। और अगर इसी गिटहब की API को /users/ अगर हमें 1 करूं तो ये जो हमारा पहला यूजर है इसके पास हम वो हमारे पास उसकी डेटा सारा आ गया है। लेकिन आई थिंक अगर ये यूज करें तो जब हमने ये मुजम्बो बंदा है उसका हमने /ये यूज किया तो हमारे पास उसकी डिटेल्स आ गई। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग लॉगिन को पैरम्स में भेजते हैं तो लॉगिन हमारा जो इसमें लॉगिन डेटा आ रहा है, बेसिकली इस लॉगिन को अगर हम पैरम्स में भेजते हैं तो इसके जरिए से हम लोग इस API के थ्रू इस खास बंदे का सारा डेटा निकलवा सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब है कि मैं इसको पहले बनाता हूं डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्यों बना रहा हूं, किसी को याद है? क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू इधर डायनेमिक वैल्यू पास करनी है। समझ आ रही है? उसमें मुझे पास करना है आइटम डॉट लॉगिन। अब जरा इसको समझेंगे मैंने क्या किया है। मैं कह रहा हूं कि इस बटन पे जो URL तुम लगाओगे वो URL क्या होगी? /user/ जो लॉगिन में आएगा। जैसे अब मुजम्बो पहला था तो उसकी लिंक क्या बनेगी? /user/ मुजम्बो। सही है। अब आपका फर्ज करें जो भी यूजर्स है, यूजर नेम्स हैं, जैसे आपका ABC1 है फॉर एग्जांपल, तो आपका बनेगा /user/ ABC1। इसको बेसिकली हम कहते हैं स्ट्रिंग पार्सिंग। ये बात आपको पता है? ये स्ट्रिंग पार्स हो रहा है। हर लैंग्वेज में स्ट्रिंग पार्स करने का कोई ना कोई तरीका होता है। सही है। अगर आप पाइथन देखेंगे तो पाइथन में होता है कि आप स्ट्रिंग के आगे f लगाते हैं और अंदर करली ब्रेसेस में आप कोई भी डायनेमिक वैल्यू पास कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, आपको पता है कि इसके अंदर मैं जो भी चीज लिखूंगा जावास्क्रिप्ट उसको क्या कंसीडर करती है? स्ट्रिंग। फिर आप उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखें, कुछ भी लिखें, वो कहेगा कि भाई ये क्या है? स्ट्रिंग। वो हार्ड कोड कर देगा। लेकिन हमें हार्ड कोडिंग नहीं चाहिए। अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर कोई डेटा पास करवाना है तो हम लोग उसकी स्ट्रिंग पार्सिंग करते हैं। अब स्ट्रिंग पार्सिंग के हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके होते हैं। जावास्क्रिप्ट में 2 हैं, मेरा सबसे पसंदीदा यही है। उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल डिटो जहां पे आपको चीज चाहिए होती है वहां पे प्लेस हो जाती है। दूसरा, अगर आपको एक पता हो तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का मेथड होता है जो आप सबने भी पढ़ा हुआ है। पढ़ा ही नहीं पढ़ा? उसमें हमारे पास सिंपली क्या होता है कि ये चीज ऐसे होती है, आगे प्लस होता है और हम लोग कहते हैं आइटम डॉट लॉगिन। अब ये भी काम सेम ही हो रहा है। अब ये लेकिन थोड़ी बिगनर अप्रोच है या नाइव अप्रोच है। नाइव अप्रोच क्यों है? क्योंकि ये एक तो दिखने में सिंपल पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। सही है। ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का रूल है और पहला वाला जो था वो डॉक स्ट्रिंग का रूल कहलाता है। तो ये डॉक स्ट्रिंग रूल है। सही है। ये बेसिकली जो फीचर है पाइथन से उठाया गया है। पाइथन थोड़ा तकरीबन ऐसे ही काम करता है लेकिन वो काफ़ी क्लोज है। तो ये आप जो चीज़ें देख रहे हैं ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, बस साइंटेक्स क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसी तरीके से अगर आप फर्ज करो पाइथन सीख रहे हो, अब आपको पाइथन की स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज़ इंजेक्ट करवानी है, मतलब एक पूरी स्ट्रिंग लिखी हुई है, आप चाहते हो बीच में जो नंबर है वो सिर्फ ऑटोमेटिक चेंज हो, तो आप गूगल पे जाके क्या सर्च करोगे? पाइथन स्ट्रिंग पार्सिंग। वो आपको मेथड्स बता देगा कि भाई ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। पाइथन में भी 3-4 हैं। सही है। पाइथन क्योंकि पाइथन आपकी डेटा साइंस के लिए यूज़ होती है तो उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं कि आप कैसे स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हो। लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा जावास्क्रिप्ट में ये है और पाइथन में एफ मेथड कहलाता है। वो स्ट्रिंग से पहले हम लोग एक एफ लगा देते हैं और बाकी सारा सेम ऐसे ही रहता है। तो कभी कभी ये भी होगा कि आपको लगेगा वो मैं गलती से जावास्क्रिप्ट में पाइथन में जावास्क्रिप्ट लगा देता हूँ। इवन मेरे साथ 2-3 दिन पहले ही हुआ है कि मैंने एक पूरा टाइप कर दिया। अगर आपने ये चीज़ देखी हो
जावास्क्रिप्ट में जब हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हम लगाते हैं डॉट, सही है। पाइथन में इसका उल्टा है। पाइथन में जैसे आप एरे का कोई इंडेक्स नंबर उठाते हैं ना, तो पाइथन में ऑब्जेक्ट को भी ऐसे ही हम लोग सब्सक्राइब करते हैं। अच्छा, इसका टेक्निकल नाम सब्सक्रिप्शन है, तो हम उसको वैसे ही सब्सक्राइब करते हैं कि ये मुझे प्रॉपर्टी ला के दो। अब मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैंने जल्दी टाइप करके मैंने पूरा जो कोड कर दिया वो ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वाला कर दिया। तो जब मैं उसको चला रहा हूँ तो उसमें वो एरर मुझे दे रहा है कि इस वेरिएबल में ये इस नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। अब क्योंकि वो था आइटम, तो आई फर्स्ट करें आइटम डॉट नेम मैंने कर दिया, तो आइटम डॉट नेम तो था ही नहीं, क्योंकि उसको लिखना था आइटम स्क्वायर ब्रैकेट नेम। इस तरीके से वहाँ पे सब्सक्राइब होता है। तो ये थोड़े बहुत अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखते हैं तो थोड़े इश्यूज होते हैं, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि आप सिंटैक्स बदल दें, आपको लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज मिलना शुरू हो जाती हैं। आप स्ट्रिंग पार्सिंग यहाँ पढ़ रहे हैं, आप पाइथन पढ़ेंगे तो वहाँ भी सेम चीज़ है। बात समझ रहे हैं? अभी मैं फ्लटर भी सीख रहा हूँ, तो फ्लटर में मैंने देखा कि मुझे 15 मिनट लगे, एक बेसिक प्रोजेक्ट मेरा अप हो गया। उसकी वजह क्या आती है कि सारे मैंने देखा कॉन्सेप्ट सेम है, क्लासेस, कंस्ट्रक्टर्स, वेरिएबल्स, फॉर लूप्स, सब कुछ सेम है। बाकी बस उसका लिखने का क्या है, थोड़ा तरीका डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट उसमें भी है, एरे उसमें भी है, एरे मेथड्स उसमें भी हैं, स्ट्रिंग पार्सिंग उसमें भी है, टाइप कास्टिंग उसमें भी है। बस वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, ये डायनेमिक लैंग्वेज है। तो आप थोड़ी बेसिस को अगर आप अपनी को पक्का करेंगे तो आपके लिए कोई भी लैंग्वेज सीखना मसला नहीं है। सीरियसली 15 मिनट लगे, वो एक बेसिक ऐप स्टार्ट भी हो गई, वो दिख भी गई। तो ये अगर आप थोड़ी बेसिस को थोड़ा पक्का करते हैं तो आपके लिए कोई भी लैंग्वेज सीखना मुश्किल नहीं है। खैर, तो हमने यहाँ पे इसको डायनेमिक कर लिया। अब हम अपनी ऐप में वापस चलते हैं, तो हम यूजर्स में वापस चलते हैं। अब हमारा ये पहला मुजम्बो जो है, इसकी हम डिटेल्स में जाते हैं, तो ऊपर देखें क्या आया, मुजम्बो, सही है। अब हम लोग यूजर डिटेल्स पेज में जाते हैं। अब पैरम्स को हम यहाँ लेकर आते हैं। यहाँ पे हम पैरम्स में आने के लिए आपको पता है हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पैरम्स। हम कंसोल लॉग अब हटा देते हैं। सही, सही है। तो आपके पास दिस इज यूजर डिटेल्स मुजम्बो। अब हम सेकंड पे जाते हैं, इसको हम मिटाते हैं, यूजर्स सेकंड। तो ये डिफंक्ट जो भी इसका नाम है यार है, बहुत सिंपल। तो हमारे पास इससे पता लग रहा है कि अब हमारे पास यूआरएल पैरम बन रहा है, यूआरएल पैरम नीचे कंपोनेंट में रिसीव भी हो रहा है। दो चीज़ें पता लग गई। अब हम चलते हैं फाइनली अपनी एपीआई कॉल की तरफ। एपीआई कॉल बहुत आसान है, आपने एक्सियोस पढ़ लिया है। अब आप सिंपली क्या करोगे, import axios from axios.get, सही है। अब आप इधर URL यूज करते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं let URL it is equals to users। यहां से हम API उठा के लाते हैं, सही है। और यहां पे मेरी क्या आ जाएगी, URL। अब यहां पे थोड़ी चीज इंटरेस्टिंग है, हमारी जो URL है वो ये नहीं है, सही है। ये तो वो वाली URL है जिसमें सारी लिस्ट आती है। हमें लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक यूजर का डेटा चाहिए। तो सिर्फ एक यूजर के डेटा के लिए अगेन अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करो, तो params.cryptoid। अब हमारे पास देखें जो URL बनेगा वो डायनेमिकली बनेगा, और वो डिपेंड करता है कि आपने किस यूजर पे क्लिक किया है। अगर आपने क्लिक किया है मुजम्बो पे, तो यहां पे पूरी जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा, मुजम्बो। अब axios.get ये वाली जो लाइन है, ये इस सर्वर पे रिक्वेस्ट फेंकेगा और डेटा ले आएगा, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि उस डेटा का करना क्या है। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है देन और कैच होता है। और ये दोनों क्या रिसीव करते हैं, कॉल बैक फंक्शन। और देन में क्या रिसीव होता है, रिस्पॉन्स। और कैच में क्या रिसीव होता है, ERR। सही है। अब एक काम करते हैं, हमारे पास एक और हमें चीज की जरूरत है, और वो क्या है,
एक स्टेट वेरिएबल की ज़रूरत है। उसकी वजह क्या है कि हम लोग एक्सियोस, अच्छा आप उठो, आप लास्ट क्लास में आए थे। मुझे बताएं कि ये वैसे एपीआई कॉल सारा सब कुछ सही हुआ है या इसमें कुछ मिसिंग है? नहीं वो चलो छोड़ दो, वो कैच और देन मैं खुद लिख लूँगा, मुझे उसका मसला नहीं है। वैसे चल तो अभी भी जाएगा, लेकिन क्या ये सही मेथड है या इसमें कोई मसला है? मैं बता रहा हूँ एरर कोई नहीं आएगा, चलेगा, गारंटी चलेगा, लेकिन ये सही तरीका है या नहीं? किस में बंद होगा? उसकी वजह क्या है? गुड। तो ये जो एपीआई कॉल है ये इसको हमें किस में रैप करना है? यूज इफेक्ट। और उनकी बात बिल्कुल सही है, अगर हम लोग इसको यूज इफेक्ट में नहीं रैप करेंगे तो ये बार बार कॉल हो जाएगा। अच्छा जी, आप मुझे बताइए ये खाली एरे का क्या मतलब होता है? जो डेटा एरे में आ रहा है, सही बात है। हम्म। आप लास्ट क्लास में आए थे, आपने यूज इफेक्ट पढ़ा है? यूज इफेक्ट और यूज स्टेट में बहुत फ़र्क है। आप जो चीज़ बता रहे हो वो यूज स्टेट की बता रहे हो, ये यूज इफेक्ट है। आपका नाम क्या है? क्या? नजम आलम? नजम नजम साहब, आप तो बहुत बीच में एब्सेंट रहे हो। लेट होने का मसला नहीं है, लेकिन आपको आ नहीं रहा ना। ये तो बहुत आसान सवाल था, अगर आप बाकियों से पूछे, इवन जो मैंने उससे पूछा वो ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो तो कुछ सामने था ही नहीं है। तो चलो आपको फिर भी पता चल रहा है कि यहाँ पे एक एम टी एरे है, उसका मतलब क्या है? अच्छा, यूज़ इफेक्ट यूज़ क्यों होता है, चला मुझे ये बता दें। और ठीक, ये तो पहले पहले ये पहला यूज़ हो गया ना, सेकंड यूज़ क्या है उसका? अच्छा, आपका नाम क्या है? क्या? इदरीस। इदरीस, यहाँ पे एक खाली एरे क्यों है? ये एक ही बार चलेगा, अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाता अब क्या होगा? बार बार चलेगा, तो फिर यूज़ इफेक्ट मतलब लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, चले मुझे एक बात बताएं कि ये यूआरएल का एक वेरिएबल है, मैं चाहता हूँ इस वेरिएबल में कोई भी चेंज आए, तो इस वेरिएबल में कोई भी चेंज आएगा तो मैं चाहता हूँ यूज़ इफेक्ट चले, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको सवाल समझ आया? एक यूआरएल का मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, इस वेरिएबल में मैंने कुछ ना कुछ डाला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये वेरिएबल जब भी चेंज हो तो ये वाला यूज़ इफेक्ट चल जाए, तो ये इफेक्ट कैसे होगा? किस में पुट करना पड़ेगा? कहाँ पे? कौन से फंक्शन के अंदर? यहाँ पे? अच्छा, इदरीस नाम है ना आपका? आपका नाम क्या था? बैठ जाओ।
देखें, उनकी बात बिल्कुल सही थी। जो आपने यहाँ पे एरे लगाया था, पहली बात तो नजम साहब आपने यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट को आपने मिक्सअप किया, क्योंकि आपने पहले क्या बोला कि एम्प्टी एरे है तो जब वो वेरिएबल इनिशियलाइज होगा तो वो एक एरे के तौर पे होगा। ये बेसिकली जो डेफिनेशन है यूज़ स्टेट की है। स्टेट अलग चीज़ है, इफ़ेक्ट अलग चीज़ है, वो दोनों अलग अलग रिएक्ट के हुक्स हैं, दोनों के अलग अलग काम है। इफ़ेक्ट में इवन यूज़ स्टेट में एक ही आर्ग्यूमेंट होता है कि आपको कौन सा डेटा पास करना है। यूज़ इफेक्ट के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट उसका क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन। दूसरा आपका हमेशा एक एम्प्टी एरे होता है। हमेशा एम्प्टी एरे नहीं, मतलब एक एरे होता है। तो एम्प्टी एरे आप रखेंगे तो वो वन टाइमर है, वो एक दफ़ा चलेगा। अगर इस एरे के अंदर कोई भी वेरिएबल का नाम देते हैं तो वो उसका एक तरह से वॉचडॉग फंक्शन बन जाता है। ये वही फंक्शन है जो बेसिकली आपका कंपोनेंट को वॉच कर रहा होता है। मतलब आप लोगों को रिएक्ट वालों ने उस फंक्शन की एक आपको एक्सेस दी हुई है कि जिस फंक्शन के थ्रू वो सारे कंपोनेंट के वेरिएबल को चेक कर रहे हैं, उन्होंने आपको ये कैपेबिलिटी दी है कि अगर आप इस फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि कोई भी वेरिएबल चेंज हो तो मैं इसको ट्रिगर करूं, तो वो आप उसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, यूज इफेक्ट। लेकिन उसको आपको वेरिएबल कहाँ रखना है, एरे के अंदर। सही है। तो अगर मुझे यूआरएल को वॉच करना है कि इसमें अगर कोई भी चेंज हो तो यूज इफेक्ट चलना चाहिए, तो उसको कहाँ पे रखना चाहिए, एम्प्टी एरे में। जी बोले किस चीज़ के लिए? नहीं 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 नहीं, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सॉकेट आईओ क्यों यूज़ करवाना है। सॉकेट आईओ इसलिए यूज़ करवाना है कि सर्वर से डेटा फैच हो। सही है। सर्वर से डेटा फैच होने में और यहाँ पे वेरिएबल की चेंजिंग को देखने में बहुत फ़र्क है। अब आपने जब आपका कंपोनेंट चला, आपने सर्वर से डेटा ले लिया, आपके सारे वेरिएबल सेट हो गए, ख़त्म। तो अब आपका जो कोड है वो दोबारा सर्वर पे अगर कोई डेटा चेंज हो भी गया तो अब आपको तो नहीं पता ना, आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप सर्वर से दोबारा डेटा नहीं मांग लेते। तो सॉकेट आईओ का काम उसके लिए था कि आपके कनेक्शन बना हुआ हो सर्वर के साथ हर वक्त, कि कभी भी सर्वर पे कोई चेंज आए तो सर्वर आपको बताता है कि मेरे पास कोई चेंज हुआ है, आप डेटा रिसीव कर लो। सही है। तो यूज इफेक्ट का ये काम नहीं है। अगर सॉकेट आईओ लगा हुआ है तो, वरना चेंज नहीं होगा। अगर आपने सिंपल यूज एक्सिस डॉट गेट लगाया हुआ है, नहीं चेंज होगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई वहाँ पे भी कोई चेंज हुआ है। अगर वो चेंज हुआ है तो आप ट्रिगर पुल करेंगे ना यहाँ से। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये सिर्फ आपके पास वॉच करता है यूज इफेक्ट जो इंटरनल वेरिएबल्स हैं। इसके सर्कल के बाहर क्या हो रहा है, किसी डेटाबेस में क्या हो रहा है, किसी सर्वर में क्या हो रहा है, वो इनको नहीं पता। भले इसके साथ आप जो भी कनेक्टेड है वेरिएबल उसको भी लगा लें। तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। खैर, तो यूज इफेक्ट को हम यूज़ कर रहे थे, तो कुछ बच्चों की बात सही थी, कुछ बच्चों की बात गलत थी। तो इतना तो पक्का है कि ये इधर रैप होगा। बात समझ आ रही है? अब हम लोग जब दैन को यूज़ करेंगे, अच्छा हम लोगों ने यूज स्टेट मंगवा लिया था लेकिन उसको यूज़ नहीं किया था, तो हम सबसे पहले रिएक्ट होक किया तो उसको इनिशियलाइज करवाएंगे। इनिशियलाइज करवाने के बाद हम लोग इसको किसी न किसी वेरिएबल्स में सेट कर लेंगे। डेटा सेट डेटा। अब आपको पता है कि देन में हमारे पास रेस मिलता है, तो हम करेंगे सेट डेटा रेस डॉट डेटा, और कैच में हम लोग कर लेंगे सिंपली console डॉट लॉग ERR। अब हमारे पास इसका मतलब है कि जो डेटा है ये पॉपुलेट हो जाएगा, इसमें डेटा आ जाएगा जब हमारे पास ये वाली क्वेरी सक्सेसफुल हो जाती है, मतलब ये वाला ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। तो फिलहाल क्या करते हैं कि हम लोग इसको देख भी लेते हैं कि हमारे पास console डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा में क्या आ रहा है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रेस डॉट डेटा है। आप सर्वर पे जब डेटा मंगवा रहे होते हैं तो आप उसको पहले किसको console लॉग कराएं, हमेशा रेस को, डायरेक्ट रेस को, क्योंकि हो सकता है कि वो जो सर्वर है वो अपना फॉर्मेट अलग भेजे, उसमें डेटा का नाम का कोई वेरिएबल हो ही ना, कोई प्रॉपर्टी हो ही ना। तो आप यहाँ पे रेस डॉट डेटा करके देख रहे हैं, आपको वो एम्प्टी थ्रो करेगा। तो हमेशा आपको जिस तरीके से हमने ERR पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को कंसोल करवाए, इसी तरीके से आप रेस को भी डायरेक्टली कंसोल करवाएं। या हम इधर ही कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि रेस में क्या आ रहा है। तो
कंसोल में हम आए। अब जो हमने ये रेस्ट को कंसोल करवाया है उस पर हम देख रहे हैं कि वही वाले डेटा नजर आ रहा है, कॉन्फ़िग, डेटा, हेडर्स और रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि हमारे पास डेटा का कीवर्ड आ रहा है। तो डेटा का कीवर्ड आ रहा है तो हम रेस्ट डॉट डेटा को करवा देते हैं। जब हमने इसको रीलोड किया तो अब हमारे पास डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है जो कि हमें गिटहब से रिसीव हुआ है। अब इसके अंदर इस यूज़र का बहुत ज़्यादा डेटा है, जो भी मतलब इसके पास गिटहब के पास उसका इमीडिएट डेटा है वो सारा का सारा हमारे पास सामने विजिबल है। अब जैसे कुछ कुछ हम इसमें से यूज़ कर लेते हैं, इसको फ़िलहाल मिटा लेते हैं। जैसे हमने कर लिया H1 में हमने लिख दिया वेलकम। अब वेलकम में आपको पता है कि हम जावास्क्रिप्ट नोटेशन यूज़ की और डॉट करके हम पहले चेक करेंगे कि आपके पास नाम इसका कहाँ पे आ रहा है। लॉगिन में ही आ रहा है तो हमने इसको कहा डॉट लॉगिन, तो अब आ रहा है वेलकम डिफॉल्ट। तो इसी तरीके से, बल्कि ये नेम नहीं है, असल नाम इसका यहाँ पर है, क्रिस वैन स्ट्रॉथ, बड़ा मुश्किल नाम है। तो ये क्रिस साहब जो हैं इनका बेसिकली ये डेटा है सारा। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये हम लोग कैसे भी यहाँ पे एज अ फ्रंट एंड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डेटा का जो वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल है, उसके अंदर ये सारा डेटा सेव हो चुका है। और एक और बात नज़र आ रही है कि ये हमारे पास डेटा इस जो हमारा स्टेट वेरिएबल है अब उसमें है, तो अब ये बार बार चेंज भी नहीं होगा, हमारे पास एक स्टेबल कंडीशन में है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारा डेटा आता है और हमने इसको सेव किया है। अगर आप इसको थोड़ा सा, आपको जो असाइनमेंट दिया गया है क्रिप्टो वाला, उसको अगर आप गौर से देखेंगे इसको, तो ये सेम काम था। सही है, आपका तकरीबन जो 80% असाइनमेंट था वो बेसिकली यही था जो हमने कर लिया है। अगर आपको थोड़ा बहुत अब अकल होगी तो आपने सिर्फ URLs को बदलना है और सेम कोड भी, इवन काफ़ी तर कोड जो है ये भी सेम कोड ही यूज़ हो सकता है। बस उसमें आपको UIs बदलने हैं, थोड़े फ्रंट एंड थोड़ा बदलना है और आपका ये सारा काम यूज़ अप हो जाएगा। मेन चीज़ उसमें जो थी वो ये थी कि एक तो आपको रिएक्ट राउटर का इस्तेमाल, URL पैरम्स का इस्तेमाल और उसके बाद फाइनली एक्सियोस का इस्तेमाल। आपको ये 3 इस्तेमाल करने चाहिए थे, जिसके बेसिकली आपकी मार्किंग होगी, जो मैंने बेसिकली यहाँ पे सब कुछ कर ही दिया है। बात समझ आ रही है? तो इसमें आप अपनी भी थोड़ी इंजीनियरिंग लगा सकते हैं। आप अगर कुछ अलग तरीके से उसको शो कराना चाह रहे हैं, आप राउटर्स अलग तरह से बनाना चाह रहे हैं, आप राउटर के पाथ अलग तरह से बनाना चाह रहे हैं, वो आपकी खुद की जजमेंट है। वो आप इसको कैसे भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट ने कहा था कि हम बार बार डेटा रिसीव करेंगे, तो आप इंटरवल से डेटा मंगवा लें या आप सेट टाइम आउट से डेटा मंगवा लें। वो आपकी खुद की जजमेंट है कि वो आप उसको कैसे करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली यूज़ पैरम्स का इस्तेमाल इसलिए होता है कि अगर हमें URL के थ्रू कोई डेटा पास करवाना है किसी और कंपोनेंट में, सिंपल। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि नॉर्मली तो हम डेटा किसके थ्रू पास करवाते थे, प्रॉप्स के, पर यहाँ पर क्योंकि राउटर्स का इस्तेमाल हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे प्रॉप्स यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, URL पैरम्स। और इन्होंने अभी तक, आप आई थिंक बैच 2 के हो ना, तो इन्होंने अभी तक कॉन्टेक्स्ट API नहीं पढ़ी। अगर कॉन्टेक्स्ट API इन्होंने पढ़ी हुई होती तो आपको पता है कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट API से सेम काम करवा सकते थे। सही है जी। तो ये चीज़ यहाँ पर इधर है। तो ये गेट जो है आपका, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, axios.get, बस आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। axios.get यहाँ पे ख़त्म होता है। axios.get में और ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं ही नहीं। उसके बाद हमारे पास अगर कोई राउट है एक काम करते हैं, हम लोग न्यू कंपोनेंट बना लेते हैं, बल्कि नहीं, हमारे पास लॉगिन बना हुआ है, राइट, login.jsx, परफेक्ट। तो ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है, इसको मिटा लेते हैं। हमारे पास इसमें नेम, ये बेसिकली टिपिकल केस है आपका पोस्ट का। जो सेकंड आपका राउट है वो बेसिकली कौन सा है, axios.post। उसके लिए आपके पास टिपिकल यूज़ केस है कि आप लॉगिन फॉर्म आपका बना हुआ है। अब लॉगिन फॉर्म में आप क्या यूज़र से रिसीव करते हैं, नेम और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड। अब ये तो दोनों चीज़ें हैं, यह फॉर्म डेटा है। अगर आप इसको थोड़ा गौर से सुने तो सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड नहीं हो सकता, अब ये किसी भी तरह का फॉर्म है, इसमें कुछ भी है। इसका डेटा मुझे किसको पास करना है, सर्वर को। तो अब
आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यूजर से और वो किसको भेज रहे हैं, सर्वर को। तो ये टिपिकली किसका केस है, पोस्ट का। तो axios.post जो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके गेट रिक्वेस्ट से। गेट रिक्वेस्ट में तो सिंपल आप यूआरएल लगाते थे और काम हो जाता था। यहां पर थोड़ा सिस्टम अलग है। सबसे पहले तो हमारे पास बटन है जिसके टाइप क्या है, सबमिट। आपको पता है कि हम इधर लगाते थे क्या चीज, ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट भी हम लोग कहते हैं सबमिट फंक। अब हम इसको यहां पे डिफाइन कर लेते हैं। हमने लिखा फंक्शन सबमिट फंक और हमने इसको बना लिया। एक काम कर लेते हैं कि इसकी स्पेलिंग को वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि स्पेलिंग गलत हुई तो सब कबाड़ हो जाएगा। यहाँ पे हमें ई मिलता है, आपको पता है ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये क्या करता है, ये चीज़ ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या था? थोड़ा सोच के बताओ, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करेगा? यूज किया हुआ है इतना इतना तो मतलब बंदा थोड़ी भूलता है, मतलब लफ्ज ही पढ़ लोगे वो क्या कह रहा है, इंग्लिश ही देख लोगे वो इंग्लिश क्या कह रही है। ये तो आप लोगों ने जब फॉर्म यूज कर रहे थे तो आप सबने यूज नहीं किया था। मैं पुराना कोड खोल दूंगा सबके सामने में। हो ही नहीं सकता। प्रिवेंट डिफॉल्ट अगर नहीं यूज हुआ ना तो आपका बड़े बड़े मसाइल पैदा होने थे। यही बस ये सिंपल सा ये डेफिनेशन थी इसकी। तो मैं वही बोला, नाम पे सीधा लिखा हुआ है प्रिवेंट डिफॉल्ट। मुझे याद आ रहा है मैंने पढ़ाया है कि भाई वो मसला ये होता है कि ये जो HTML का फॉर्म है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि आपका पेज रीलोड करता है। तो पेज रीलोड हम रिएक्ट में नहीं करवाते, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। लेकिन अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है, ये ई कहाँ से आया? आया कहाँ से? हम्म, तो मैं ये पढ़ाया नहीं था। अरे यार क्या करते हो यार, बल्कि कौन लॉग कर लेते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं लॉगिन पे। हटाते हैं हटाते हैं। अच्छा मैंने कोई ना कोई डेटा दिया, मैंने सबमिट का बटन क्लिक किया। अब सबमिट का बटन जब मैंने क्लिक किया तो पेज क्या हुआ, आज मैं भी थका हुआ हूँ, रिएक्ट भी मुझे तंग कर रही है। ऑन सबमिट, भाई मैंने ऑन सबमिट लगाया हुआ है, क्या कर रहे हो? अच्छा सही है सही है सही है, सबमिट।
मज़े की बात है ये हमारा फंक्शन ही कॉल नहीं हो रहा है। मुझे नहीं नहीं स्पेलिंग सही है। दोनों जगह सेम है ना। दोनों जगह सेम है, अगर दोनों जगह गलत है ना तो मसला नहीं होना चाहिए। अरे यार हाँ, क्या करो यार, पहले बताओ ना। हाँ बेहतरीन हो गया। सॉरी यार, मैं आज थका हुआ हूँ, मेरा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी। तो किसी ने नोट भी नहीं किया यार, क्या कमाल करते। नहीं, अलग इवेंट नहीं था भाई। मैं बटन है उसको सबमिट फंक्शन, ये सेम हमने हज़ारों बार किया है। तो बेसिकली मैं बस ये सिंपल चाह रहा था कि ऑन बटन जब क्लिक हो तो ये फंक्शन ट्रिगर हो, सिंपल। तो मैंने जल्दी जल्दी में ऑन सबमिट लिख दिया। ऑन सबमिट नहीं करना था भाई, ऑन क्लिक ही करना था। अब उस पर आप एक चीज़ नोट कर रहे हो जो बेसिकली दिखानी थी, जिसका थोड़ी देर में कबाड़ा हो गया है कि सबमिट अब जब क्लिक हो रहा है तो डायरेक्टली अलर्ट पास हो रहा है और ये पेज रिलोड नहीं हो रहा। सही है। इसको अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको हटा भी देते हैं, फिर भी देख लेते हैं। सही है। अब उसकी वजह क्या है कि क्या लगा हुआ है, प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है। नॉर्मली आप देख रहे थे कि जब मैंने ऑन सबमिट लगाया हुआ था कि वो उसको क्या कर रहा था, रिलोड कर रहा था। बेसिकली इसी इफेक्ट को रोकने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट। उसकी वजह क्या है कि ये रिएक्ट ऐप है, ये वन पेज एप्लीकेशन है, तो हम इसमें रीलोड्स नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कहीं भी क्या हो, रीलोड हो पेज, क्योंकि हम राउटर क्यों इस्तेमाल करते हैं कि जब वो पेज चेंज हो तो रीलोड ना हो। हम इसी चीज़ को बचाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। तो उस वजह से जब फॉर्म भी सबमिट होता है तो हम लोग ये वाला एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। उसके बाद यहाँ पर ये तो मैं चेक कर रहा था कि क्यों मसला हो रहा है, लेकिन चलो आपको पता लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है अब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबमिट फंक्शन कॉल हो रहा है और उसको क्या पास हो रहा है, ई। ये जो पास ई हो रहा है ये बेसिकली इवेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन ये इवेंट ऑब्जेक्ट किसका है, बटन का। तो जब आप ऑन क्लिक एग्जीक्यूट करवाते हैं ये एट्रीब्यूट इसको ई पास करता है इस फंक्शन को। अब कोई किसी को ये बात समझ आ रही है कि मैंने एरो फंक्शन क्यों लगाया? किसी को ये बात समझ आ रही है? क्योंकि मैं करना क्या चाह रहा था कि मैंने सबमिट फंक्शन को पैरेंथेसिस लगा के दिखाना था। सही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैंने सबमिट फंक्शन को पैरेंथेसिस लगा दी है तो ये फंक्शन क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो ये कंपोनेंट जब चलेगा तो बगैर बटन क्लिक हुए ही आपका ये सबमिट फंक्शन जो है ट्रिगर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन हम कब चाहते हैं, कब ट्रिगर हो, जब ये बटन क्लिक हो। तो इस वजह से मैंने इस पूरी चीज को रैप कर दिया एक और फंक्शन के अंदर। अब ये फंक्शन जो है ये मैंने अभी बनाया है और इसको ट्रिगर कौन करेगा, ऑन क्लिक। अब इस एरो फंक्शन को ऑन क्लिक पास कर रहा है क्या, ई, और ये अपने पैरेंट्स के थ्रू सबमिट फंक्शन को भी ई पास कर रहा है। ये काम हो रहा है यहां पे पूरा कंप्लीट। लेकिन यहां पे शॉर्टकट होता है जो कि मैंने पहले भी लिखा था, फिर मैंने मिटा दिया था कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये शॉर्टकट क्या होता है कि आप सिंपल इधर क्या लिख लें, सबमिट फंक्शन। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन क्या होती है, आपने यहां पे इसके पैरेंथेसिस नहीं लगाया और पैरेंथेसिस को कुछ दिया भी नहीं, और ऊपर आप यहां पे रिसीव क्या कर रहे हो, ई। तो इस तरीके से अगर कोड हुआ होगा ना तो आपको ये कंफ्यूजन होती है कि यार ये ई कहां से आया, इसको तो हमने कहीं पास ही नहीं किया। तो अगर आप ये चीज समझ सकते हो कि भाई ऑन, या याद रख सकते हो कि भाई ऑन क्लिक जो होता है आपको हमेशा क्या पास करता है, ई, तो आप डायरेक्टली सबमिट फंक्शन भी लिख सकते हो। वरना आप ये वाली कन्वेंशन भी इस्तेमाल कर सकते हो कि आप एक नया फंक्शन बनाओ और उसके अंदर क्या पास कर दो, सबमिट फंक्शन और ई। तो आपको पता लग रहा है अच्छा ऑन क्लिक ये ई पास कर रहा है एरो फंक्शन को, ये एरो फंक्शन ई पास कर रहा है सबमिट फंक्शन को। ये बेसिकली तब का काम है जब हम लोग फॉर्म वगैरह बनाना सीख रहे थे, उसमें प्रिवेंट डिफॉल्ट रह गया है, बड़ी बात है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। प्रिवेंट डिफॉल्ट सिंपली यही काम करता है कि इसको रीलोड नहीं होने देता। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास क्या काम करना है, हमें इनपुट ईमेल और इनपुट पासवर्ड का हमें डेटा चाहिए। अब ये डेटा हम कैसे निकालते थे,
ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यार तुम तो हर सेकंड में फास्ट बात बदल रहे हो, मैं किस पे भरोसा करूं? नहीं, इसके दो मेथड्स हैं। एक तो यहाँ आप ऑन चेंज लगाओ, या आप दूसरा, नहीं दूसरा तरीका क्या था, दो मेथड्स है। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो वनीला जावास्क्रिप्ट है, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे रिएक्ट के दो मेथड्स हैं। पहला है ऑन चेंज, जिसमें हमें यूज स्टेट का इस्तेमाल करना पड़ता था और सारा फटीक होती थी। दूसरा तरीका क्या है, यूज़ रैफ होता है। वैसे आज मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन यार आज पता नहीं दिल कर रहा है इसको इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो जाहिर सी बात है इसको पहले यूज़ रैफ को बुलाना पड़ेगा। जितना मुझे याद है कि हम यूज़ रैफ को उठाते थे और हर हुक की तरह इस यूज़ रैफ को एग्जीक्यूट करवाते थे, और इसको एग्जीक्यूट करवाने के बाद किसी न किसी वैल्यू में दे देते थे, जैसे इनपुट ईमेल। सही है। अब हमारे पास एक और भी चाहिए होगा, किसके लिए, पासवर्ड के लिए। ठीक है, अब हमारे पास ये जो इनपुट है इसको हम रेफरेंस देंगे ये वाला, क्योंकि ईमेल है। और जो मेरे पास पासवर्ड है इसको भी हम देंगे रेफरेंस इनपुट, क्या चीज़ हटा सकते हैं, इसको आप टेक्स्ट कर लो। ये तब ज़रूरी है अगर आप इसको वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। बेसिकली वैलिडेशन है, अगर आप चाहते हो कि वो वैलिडेट करे कि आपकी ईमेल है, प्लेन टेक्स्ट नहीं, तो आप ये कर लें, वरना आप सिंपल टाइप टेक्स्ट कर लें। कंप्लीटली हटा दें तो वो टाइप टेक्स्ट ही कंसिडर करता है। तो टाइप टेक्स्ट अगर लिखा हुआ है तो एक ही बात है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा रहेगी, वो हट नहीं सकती। सही है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सही है, तो हमने रैफ कर लिया इनपुट इनपुट ईमेल, रैफ दे दिया ईमेल वाले इनपुट को, और हमने रैफ दे दिया पासवर्ड इनपुट पासवर्ड वाले इनपुट को। सिंपल। उसके बाद अब हमें इनकी वैल्यूज यूज करनी थी। अब हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि इस इनपुट ईमेल में हमारे पास console.log ज़रा चेक करते हैं कि इसमें आ क्या रहा है। अब जैसे इसको मैंने टाइप टेक्स्ट कर दिया है, तो अब इसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, इसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। हम लोग साइड में कंसोल खोल लेते हैं। अब हम क्लिक करते हैं सबमिट को तो हमारे पास, इसको जूम नहीं होगा तो हमारे पास एक पूरा ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है जो हमने रैफ का वेरिएबल बनाया था। उसमें हमें जो मेन प्रॉपर्टी दिख रही है वो कौन सी है, करंट। तो इनपुट ईमेल जो है इसको मैं कहता हूँ क्या, डॉट करंट। जब हमने डॉट करंट किया, इसको रिलोड किया, हमने फिर सबमिट किया, तो ऊपर अब हमें दिख रहा है कि जब मैंने डॉट करंट किया ईमेल का, तो उसने मुझे पूरा का पूरा क्या लाके दे दिया है, इनपुट का टैग। अब आपको याद है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये करते थे, उसके बाद डॉट करके क्या लिखते थे, वैल्यू लिखते थे। वैल्यू है क्या कर, अब डॉट वैल्यू मैंने किया तो मेरे पास जो ईमेल में वैल्यू लिखी हुई थी वो मेरे पास यहाँ आ गई। तो मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने ऑन चेंज वाला मेथड यूज़ नहीं किया। कौन सा वाला मेथड यूज़ किया है, रैफ। ये भी बहुत इजी मेथड है। सही है, बस आपको थोड़ा बहुत कन्वेंशन याद रखनी पड़ती है। अगर आपको कन्वेंशन याद नहीं हो रही आप यहाँ से भी देख लें, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। मुझे अपना वाला जो याद था मुझे वो ज़्यादा आसान लगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ऑन चेंज भी दिखाया हुआ है आपको, उसके बाद आपने रैफ दिया हुआ है।
अच्छा ये काम मैंने किया क्यों? अब देखें दो तरीके थे, एक तरीका था ऑन चेंज वाला, दूसरा तरीका है ये। ऑन चेंज वाला क्या करता था कि जब भी इनपुट में आप कोई चीज़ टाइप करते थे तो वो ऑन चेंज का फंक्शन ट्रिगर होता था, वो एक स्टेट वेरिएबल को चेंज करता था और आपकी न्यू वैल्यू उसमें सेट हो जाती थी। तो अगर हम लोग उसका वेरिएबल स्क्रीन पे भी दिखाते थे तो हम देखते थे कि जैसे जैसे हम टाइप कर रहे हैं वैसे वैसे स्क्रीन पे वैल्यू चेंज हो रही थी। लेकिन इसका हमने कहा था कि नुकसान क्या है कि अगर फर्ज करें एक बहुत बड़ा फॉर्म है, इसका मतलब है कि जब भी जिस इनपुट पे कोई चीज़ टाइप हो रही होगी तो वो पूरा कंपोनेंट क्या हो रहा होगा, रीलोड। मतलब आपने ए प्रेस किया रीलोड, बी प्रेस किया रीलोड, तो हम इतनी ज़्यादा रीलोड्स एक कंपोनेंट में नहीं चाहते। तो उसका अल्टरनेटिव मेथड कौन सा होता है? यूज रेफ मेथड होता है। अब यूज रेफ मेथड आपने देखा कि आपने सब कुछ जब टाइप कर लिया तब आपने जब फंक्शन कॉल किया अपना, जैसे यहां पे हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया है, तब हमने उसको बोला कि हमारी वैल्यू सारी लेकर आ जाओ। ये बेसिकली वही मेथड है जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे। सही है, क्योंकि आपने देखा कि जब हमने इसको इनपुट ईमेल डॉट करंट किया तो आपका पूरा का पूरा वो एलिमेंट आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर डॉट करके वो सारी प्रॉपर्टीज भी आपको मिल जाएंगी जो आपको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में मिलती थी। तो यहाँ पे सिंपल ये काम हो रहा था। अब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। सही है, अभी हम पढ़ रहे थे पोस्ट, ये थोड़ा आपका रिवीजन हो गया फॉर्म्स का। क्यों? लेकिन जरूरी क्या था कि मुझे फॉर्म भेजने के लिए मुझे फॉर्म की वैल्यूज को लाना जरूरी था। अब हमारे पास क्या होगा, एक्सियोस डॉट पोस्ट। अब एक्सियोस डॉट पोस्ट बेसिकली आपसे तीन चीजें मांगता है। पहले वो मांगता है क्या, यूआरएल, फिर आपसे क्या मांगता है, आपका डेटा, फिर आपसे क्या मांगता है, हेडर्स। वो तीन चीजें मांगता है। सबसे पहले क्या, यूआरएल, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, हेडर्स। यूआरएल को आप जानते हैं, यूआरएल आपने गेट में भी लगाई थी। उसके बाद क्या है, डेटा, यानी कि वो आपका डेटा जो आप सर्वर पे भेजना चाहते हो। उसके बाद वो आपसे क्या मांग रहा है, हेडर्स। अब ये हेडर्स क्या बना है, आपने पहले इसका नाम सुना है? देखिए ब्राउजर जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे, सही है, तो आपने गेट भी जब रिक्वेस्ट की थी तो गेट रिक्वेस्ट में भी आपने क्या इस्तेमाल किया था, यूआरएल। लेकिन आपको नहीं दिखा, लेकिन आपका जो ब्राउजर है या आपका एक्सियोस जो है वो कुछ हेडर्स भेजता है। हेडर्स क्या होते हैं, आपका एक मेटा डेटा होता है। क्या होता है, मेटा डेटा। और मेटा का आपको मतलब पता है क्या था, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपका जैसे ब्राउजर है। अब आपने नोट किया है आप मोबाइल पे कोई वेबसाइट खोलें तो उसका मोबाइल वर्जन खुलता है। आप फेसबुक मोबाइल पे के ब्राउजर पे खोलें तो आपका खुल जाता है m.facebook.com। आप वही facebook.com अगर लैपटॉप पे खोलें तो खुलता है facebook.com। तो ये उनके सर्वर को पता कैसे चला कि ये जो यूजर है ये मोबाइल चला रहा है या लैपटॉप चला रहा है? ये उसको पता चलता है आपके हेडर से। जब भी आप सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजते हो तो उसके साथ क्या लग के जाता है, हेडर्स। भले वो गेट हो, पोस्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, पुट हो, जितने भी आपके HTTP मेथड्स हैं उन सबको जब भी आप एक्सेस करोगे, या गेट या पोस्ट जो हम पढ़ रहे हैं, उसके साथ क्या लाजमी जाता है, हेडर्स। गेट रिक्वेस्ट जब आपने की थी तो आपको हेडर्स दिखे नहीं थे, ना आपने लिखे थे, लेकिन वो हेडर्स बाय डिफॉल्ट जा रहे थे। बात समझ आ रही है? वो हम देखते हैं कि वो हमें कैसे पता लगा कि वो जा रहे हैं। जैसे कि ये हमारा सिंपल, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि इसकी वजह से एरर आ रहा है। ये नेटवर्क टैब मैंने दिखाई दी आपको। बेसिकली यहां पे दिख रहा होता है कि आपकी वेबसाइट कौन कौन सी रिक्वेस्ट सर्वर्स पे भेज रही है। आप इस ऑल को हमेशा क्लिक करके रखिएगा। और अब यहां पे मैं इस पेज को रीलोड करता हूं। जब मैंने इस पेज को रीलोड किया तो अब बहुत कुछ आ गया मेरे पास। तो इसके बाद मैं करता हूं फेच XHR। ये बेसिकली वो सिर्फ रिक्वेस्ट दिखाएगा जो कि सर्वर के साथ कम्युनिकेशन हुई है। जब मैंने फेच XHR किया तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट दिखा रहा है। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो रिक्वेस्ट URL क्या थी, api.github.com। अब लेकिन मजे की बात है कि आप देखो ये किसके अंडर आ रहा है, हेडर्स के अंडर आ रहा है।
अब हेडर्स में यानी कि ये गेट रिक्वेस्ट हमने ही की थी, ये याद है इसी यूआरएल पे ये गेट रिक्वेस्ट हमने की है एक्सियोस डॉट गेट के साथ, लेकिन एक्सियोस ने देखें क्या क्या भेजा है, उसको हेडर्स ये सारे भेजे हैं। ये बात समझ आ रही है? और मजे की बात है कि सिर्फ ये बस नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये आपको क्या बता रहा है, रिक्वेस्ट हेडर्स। तो इसके साथ उसने ये सब भी भेजा है, किसने, एक्सियोस ने। इसके अंदर आपके पास एक हेडर होता है, ये लास्ट वाला, ये क्या है, यूजर एजेंट। ये यूजर एजेंट का जो हेडर होता है, ये हेडर की बेसिकली प्रॉपर्टी है। हेडर कुछ भी नहीं है, एक जेसन ऑब्जेक्ट होता है। ये बात समझ आ रही है? हेडर्स एक सिंपल एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या सेव हुआ होता है, जेसन ऑब्जेक्ट। उस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मेटा डेटा होता है। अब उस मेटा डेटा में ये सब कुछ है। अब ये सब कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप डीबग कर रहे होते हो, आप अपना कोड चेक कर रहे होते हो कि क्या हुआ, उधर आपको ये वाली चीज़ बहुत हेल्प आउट करती है। सबसे ऊपर है ये रिक्वेस्ट यूआरएल, ये वेरीफाई करने के लिए जो आपकी रिक्वेस्ट गई थी वो सही यूआरएल पे गई थी या नहीं। लेकिन आप यहाँ पे ये जो यूजर एजेंट है सबसे लास्ट में, इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन है जो आप कहाँ भेज रहे हो, सर्वर पे। अब देखो वो उसको क्या क्या बता रहा है कि आपका ब्राउजर कौन सा है, मोज़िला 5.0। ये बेसिकली मोज़िला का कर्नल है, ये कर्नल का नाम है, ये ब्राउजर का नाम नहीं है। उसके बाद है विंडोज एंटी, आपके मतलब ये बता रहा है कि आपने किस सिस्टम से भेजी है रिक्वेस्ट, विंडोज से भेजी है। और उसके साथ साथ आपको क्रोम वर्जन उसको बता रहा है, क्रोम वर्जन क्या है, 109। तो इस तरीके से जो यूजर एजेंट है ये हेडर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें भेज देता है। ये हेडर्स जो हैं अब आपको पोस्ट रिक्वेस्ट में खुद बताने होते हैं कुछ। बात समझ आ रही है? गेट में आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, एक्सियोस ने अपनी तरफ से वो हेडर्स लिख के भेज दिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी क्या है, HTTP क्लाइंट लाइब्रेरी, वो आपकी हेल्प आउट करने के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है। तो गेट जब आप कर रहे थे तो आपको हेडर लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन जब आप पोस्ट करोगे तो आपको किसी न किसी हेडर की लाजमी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस वजह से आपको इसका मतलब पता होना लाजमी है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो axios.post जो है वो 3 चीज़ें मांगता है। सबसे पहले URL, फिर डेटा, फिर हेडर्स। ये इसका सिंटैक्स है जो एक्सियोस है, उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है उन्होंने ऐसे ही शो किया हुआ है। अब ये वाकई कोई तुक तो बनता नहीं है, लेकिन वो लोग रिसीव बस ऐसे कर रहे हैं। तो हमें बस ये याद रखना है कि इसको पैरेंथेसिस के अंदर होना चाहिए। हो सकता है उन्होंने जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप रखा हुआ है वो जेसन रखा हुआ है या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस वजह से हो सकता है। अगर आप गूगल पे भी जाएं और आप लिखें एक्सियोस पोस्ट, तो इधर आपके पास कोई ना कोई एक बेसिक पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी। अगर आप यहां पे देखें तो पोस्ट रिक्वेस्ट में उसने पहले क्या लिखा हुआ है, /यूजर, यानी कि ये उसको URL बता रहा है, पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरे आर्ग्यूमेंट में उसने क्या पास किया हुआ है, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो डेटा वो बेसिकली सर्वर पे भिजवाना चाह रहा है। अब इसने फिलहाल हेडर्स नहीं दिए, क्योंकि हो सकता है जिस सर्वर पे ये डेटा भेज रहा है उधर हेडर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्वर्स होते हैं जिनमें हेडर्स की ज़रूरत लाजमी होती है। जैसे कि सबसे पॉपुलरली आपके जो पाइथन सर्वर्स होते हैं, अगर उसमें आप कंटेंट टाइप ना भेजो, आप कंटेंट टाइप नहीं भेजोगे तो आपका सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट मार देता है। सही है? तो उसमें हेडर्स का होना लाजमी है। तभी आपको पता होना चाहिए कि ये हेडर्स कैसे इस्तेमाल होते हैं एक्सियोस पोस्ट में। बात समझ आ रही है? अब सवाल ये उठता है कि हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए हमें पोस्ट का एक सर्वर भी चाहिए। एक सर्वर लाजमी होना चाहिए जो बेसिकली किसको रिसीव करे, पोस्ट रिक्वेस्ट को। हम सर्च कर लेते हैं कि हमें कोई एक मॉक सर्वर मिल जाए। नहीं,
एक काम कर लेते हैं, नोड का एक्सप्रेस का सर्वर बना लेते हैं खुद ही। हम लोग यहाँ माई ऐप का जो फोल्डर है, इधर हम लोग एक न्यू फोल्डर बनाते हैं और इसको नाम दे देते हैं क्या, सर्वर। इधर हम एक नया CMD स्टार्ट कर लेते हैं, इधर कोड कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि नोड वर्जन यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे app.js कर लेते हैं। यहाँ पे आके लिख लेते हैं Node.js Express। Node.js Express में अगर आप आएंगे तो आपके पास हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल मिलता है। हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल को आप सीधा छाप के आ सकते हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है, 3000 जो पोर्ट है हमारा रिएक्ट उठा रहा है, तो हमने इसको क्या दे दिया है, 5000। अच्छा, ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, सही, तो npm install express। बेसिकली आपको कुछ महीनों के बाद, कुछ महीने नहीं कुछ हफ्ते ही बच गए, आपको ये नोड का सर्वर भी सीखना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। तो आपका सर्वर आप है। अब इस सर्वर को ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। लोकल होस्ट 5000, हेलो वर्ल्ड, आपका सर्वर अप हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट उठा लेते हैं। यार ये मेरी स्क्रीन भी ब्लैंक हो रही है। यहाँ पे हम कर लेते हैं /login app.use express.url encoded express URL coded express.url encoded extended to app.use express.json. I think this is it. Thunderbolt installing. New request, post request. असल में ये आज थोड़ा सा काम कर लेंगे तो हमें अगली बार भी जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो हेल्प आउट हो जाएगा। इस वजह से मैं थोड़ा सा इस पर टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। इधर हमने लिखा, अब ये बेसिकली आपका जेसन ऑब्जेक्ट है। फ़िलहाल हम इसको ABC भेज रहे हैं। हेडर्स हमारे पास थंडर क्लाइंट है, एक हम लोग वो भी भेज देते हैं, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, सही है। और ये हमारे पास बॉडी सेंड कैनॉट पोस्ट लॉगिन, पोस्ट encoded
response. जाहिर है फायरबेस जो है वो आपकी अलहदा से सर्विस है, लेकिन वो आपको काटते हैं जब आपकी वो ट्रैफिक बढ़ता है। वो आपको बस अपने पास ला रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ। बाद में जब आप थोड़े बहुत उनके आदी हो जाते हो तो बोलते हैं कि अब फंस गया बच्चा, समझ रहे? तो ये थोड़ा सा उसका गेम होती है यार। ये पोस्ट रिक्वेस्ट HTTP headers content type application.json, चल जा भाई। आपका डिप्लॉयड है क्या? उसका URL क्या है? हमने क्लासरूम में कोई अपने वो नोड के सर्वर की वो की भी है क्या? वो कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ? नहीं नहीं, मेरे जो क्लासरूम्स हैं मैंने अपलोड तो किया था यार। इसमें पोस्ट का सर्वर आपका एक्टिव है? तो बेसिकली आपके पास ये है गेट पोस्ट HTTPS comfortable gold dot रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? सॉरी, प्रॉपर्टी नाम क्या है? मतलब ये फ़ोन की स्पेलिंग यही है बस? ये नंबर रिसीव करेगा, क्या रिसीव करेगा? और स्पेलिंग ठीक है? यूज़र नॉट फाउंड। हाँ चलो, हुआ। साइन अप का है आपके पास? सेम ये URL होगा। पोस्ट ये और साइन अप, और इसकी बॉडी वही फ़ोन और पासवर्ड। कोई वैलिडेशन है? अरे यार, स्टेटस हो आपने ये किया है? अच्छा, तो 1 2 3 और ABC परफेक्ट है। ये MongoDB है बैकएंड। तो ये साइक्लिक जो आपने यूज़ किया है, ये कौन सी वेबसाइट है? साइक्लिक पूरा नाम क्या है?
cyclic.sh ये फ्री है? यदि ग्रुप पे मैसेज कर दो ना, काफ़ी बच्चे इसी पे परेशान है, वही रुकू बंद हुआ हुआ है ना, तो अगर इस पे वो सक्सेसफुली डिप्लॉयड हो रहा है तो बेहतरीन है। इसमें कार्ड आपसे मांगा था क्योंकि एक और मुझे मिला था रेंडर, उस पर कार्ड मांगा है, बस सही है। ये आप एक काम करें, वो जो बैच 2 है ना आपका, उसके उस पर ये इसका लिंक फॉरवर्ड कर दें कि भाई यहाँ पे Node.js का सर्वर जो है फ्री में डिप्लॉय हो रहा है। तो खैर वैसे इन भाई का सर्वर है, बैच 2 के आपके स्टूडेंट हैं, Node.js का ही सर्वर है लेकिन वो डिप्लॉयड है। अभी जो हमारा अभी मैंने जल्दी में Node.js का सर्वर लगाया है उसके अंदर कोई एरर आ रहा है, हालांकि कोड पूरा सेम प्रॉपर है, बना हुआ है, लेकिन ये इश्यूज आते हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको डीबग करें, तो इन्हीं का सर्वर यूज़ कर लेते हैं। अब इनका सर्वर की रिक्वायरमेंट क्या है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, सही है। पोस्ट रिक्वेस्ट में पहले हमें क्या करवाना है, साइन अप, उसके बाद हमें क्या करवाना है, साइन इन करवाना है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट फ़ोन एंड पासवर्ड की है, तो हम अब क्विकली ये काम कर सकते हैं कि हम लोग इनपुट में आके हमारा जो टाइप टेक्स्ट है उसको क्या कर दें, नंबर कर लें ईमेल की जगह पे, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे हम लोग इसको ईमेल एड्रेस की जगह हम दे सकते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है। आपने टाइप कास्टिंग नहीं लगाई हुई? अब हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हम बनाएंगे अपना एक डेटा का वेरिएबल। हमने किया लेट डेटा, बल्कि डेटा ऊपर यूज हुआ है तो हम इसको कह सकते हैं यूज़र डेटा। एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया और इस ऑब्जेक्ट में हम उसको देंगे सबसे पहले फ़ोन। अब फ़ोन में हम ये वाला जो इनपुट ईमेल वाला जो है वो पास करेंगे और उसके बाद हमारे पास है पासवर्ड। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट में जो हमारी वैल्यूज़ हमने उठाई हैं ईमेल और पासवर्ड की, वो बस हम इंजेक्ट करें। ये काम भी आप लोगों ने किया हुआ है। अगर असाइनमेंट दिया था कि भाई ये ऑब्जेक्ट बना के एक लिस्ट में अपेंड करते जाओ, ये सेम वही काम है। तो अब हम इसको यहाँ से पासवर्ड उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मसला होगा, ये जब आप इनपुट बॉक्स से कोई भी डेटा उठाते हैं तो वो किस फॉर्मेट में आता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। तो फॉर सेफ्टी हम लोगों ने क्या लगा दिया है, %, क्योंकि %, अगर आपको याद हो तो % सिंपली क्या करता है, अगर हम यहाँ पे %, दे रहे हैं और हमने दिया है स्ट्रिंग, भले दिया 1 2 3, तो उसको सिंपली वो क्या कर देता है 1 2 3। लेकिन अगर इसको वाकई स्ट्रिंग मिल गया तो क्या होगा, तो भी सेम आंसर होगा। तो बस एक तरह से एक सेफ्टी लेयर है कि आपके इन केस अगर आपके पास स्ट्रिंग आ भी गया तो उसको क्या कर देगा, टाइप कास्टिंग। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जिनका सर्वर है उन्होंने मुझे अभी भी बताया कि उन्होंने टाइप कास्टिंग नहीं लगाई हुई सर्वर एंड पे, तो अगर उसको नंबर वो एक्सपेक्ट कर रहा था और अगर आप उसको नंबर नहीं भेजोगे तो सर्वर जो है आपको एरर मार देता है कि जो उसको डेटा चाहिए था आपने उसको वो नहीं दिया। तो अपने एंड से हम ये मेक श्योर करेंगे कि उसको वो डेटा ना जाए जो उसको नहीं पसंद। इसको थोड़ा हम अलग से कर लेते हैं। अब हमारे पास यूजर डेटा का जो ऑब्जेक्ट है वो रेडी है, हमारे पास यूआरएल भी रेडी है। यूआरएल जो हमारी है वो बेसिकली इनके सर्वर की यूआरएल है, सही है। इस डोमेन नेम पर इनकी एप्लीकेशन जो है यानी कि Node.js का जो सर्वर है वो क्या है, डिप्लॉयड है। और उसका जो /login जो राउट है वो मैं यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है, लॉगिन करवाना है। तो मैं सिंपली करता हूं, फिलहाल इसको हेडर्स को हटाते हैं। हेडर्स की कोई रिक्वायरमेंट है आपकी, तो हम कहते हैं .then, फिर उसको कहते हैं .catch। अब आपको पता है ये जो दो चीजें हैं ये किसमें भी थी, गेट में भी थी। इधर भी काम इनका सेम है कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो कौन सा चलेगा, अगर फेलियर हुआ तो कैच चलेगा। तो मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे और यहाँ पे ERR आएगा। फिलहाल क्या कर लेते हैं, हम दोनों
इसको console log करा लेते हैं। console log हमने किया res और इसको भी किया console log ERR। अच्छा, ये भी एक छोटा सा सवाल है, इसको यूज इफेक्ट में रैप करने की जरूरत है? एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा सवाल है। ये है तो एक्सियोस रिक्वेस्ट ही, तो इसको हम यूज इफेक्ट यूज करेंगे कि नहीं? लॉजिक क्या कहती है आपका? अभी तक आपने इतना पढ़ा है तो कोई ना कोई लॉजिक तो होगी ना, कोई लॉजिक बिल्ड करें तो क्या हमारे। होगा नहीं होगा आप बताएं क्यों? तो जब हमारा कंपोनेंट चलेगा तो इसको एक्सिस डॉट पोस्ट को डायरेक्टली हिट नहीं करेगा, तो वो तो फिर बार बार उसको रिवाइज नहीं करता रहेगा। क्यों? फिर से जाएगा, तो फिर यूज इफेक्ट करना चाहिए। हाँ सेम है, सेम है। अच्छा, कितने कह रहे हैं इधर यूज इफेक्ट यूज होना चाहिए और कितने कह रहे हैं नहीं होना चाहिए? तो बाकी बीच के क्या कह रहे हैं? भाई देखो, पहले तो सवाल समझ आया है भाई। हमारे पास एक्सियोस डॉट पोस्ट है। मैंने कहा कि पोस्ट और गेट में क्या सिंपल सा फर्क था कि वो यूआरएल मांगता था, गेट बस वो आपको डेटा ला के देता था। अब पोस्ट में जाहिर सी बात है कि आपको डेटा भेजना है तो उसके लिए आपको डेटा उसको देना भी तो पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सिंपल एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हमने यूआरएल और डेटा दे दिया। मतलब हमने खत के पीछे एड्रेस भी लिख लिया है कि भाई इस एड्रेस पे ये खत भेजना है, और जाहिर सी बात है कि लिफाफे के अंदर खत तो डालोगे ना, तो ये आपका लिफाफे के अंदर वाला खत है कि जो बेसिकली आपका डेटा है, और उसके बाद आपका एड्रेस भी है कि भाई ये जाके उस एड्रेस पे पोस्ट कर दो। तो ये दो काम तो हो गए, मतलब हमारा डेटा पहुंच जाएगा अपनी जगह पर, अपनी डेस्टिनेशन पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये यूज इफेक्ट में आएगा कि नहीं। अब यूज इफेक्ट का अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा लूं कि गेट में हमने लाजमी इस्तेमाल किया था। उसकी वजह क्या थी कि जब कंपोनेंट लोड हो रहा था तो गेट ट्रिगर हो रहा था, गेट ट्रिगर हो रहा था तो वेरिएबल बदल रहे थे, वेरिएबल बदल रहे थे तो दोबारा से आपका रिएक्ट का कंपोनेंट रीलोड कर रहा था, फिर गेट, फिर वो। परफेक्ट, इस पे नहीं लगेगा। उसकी वजह क्या है कि ये फंक्शन डायरेक्ट कंपोनेंट के अंदर नहीं है। ये फंक्शन किसके अंदर है? ये फंक्शन के अंदर है, जो फंक्शन सिर्फ तब ट्रिगर होगा जब आपके पास ऑन क्लिक हिट होगा। इतना बड़ा बड़ा मैंने ये भी नहीं किया कि इसको ऐसे कर दूं, वो इतना बड़ा बड़ा आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों से मसला हुआ था कि ऑन सबमिट लिख दिया था, ऑन क्लिक नहीं लिखा था। उस वक्त हमने ये बात रिवाइज की कि भाई ऑन क्लिक जब हिट होगा तो ही ये फंक्शन चलेगा। तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट का कोड लाइन नंबर 22 पे तो पहुंचेगा ही नहीं जब कंपोनेंट रीलोड होगा। वो तब सिर्फ पहुंचेगा जब कौन सा वाला फंक्शन ट्रिगर करेगा, सबमिट फंक्शन। और ये कब ट्रिगर करता है? जब हम लोग सबमिट का फंक्शन क्लिक करते हैं, सबमिट का बटन क्लिक करते हैं। और वो तो जाहिर सी बात है, हम जब क्लिक करेंगे हम चाहेंगे तब डेटा जाए। अब मैं एक दफा करता हूं तो एक दफा जाए, मैं 2 दफा करता हूं वो मैं 2 दफा जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं बोलूं मैंने एक दफा दबा दिया बाद में खत्म, मतलब वो एक दफा फॉर्म यूज किया खत्म हो गया। ऐसा तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे 10 यूजर्स हैं तो 10 यूजर्स डेटा भेज सकें। बात समझ आ रही है? तो ये सिंपल सी टेक्निक थी। तो इधर यूज इफेक्ट का काम है ही नहीं। अगर आप इसका यूज इफेक्ट का काम लगाएंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा, बनेगा नहीं। तो खैर अभी देखते हैं कि क्या होता है। हमारा एक्सियोस तैयार है। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने इस्तेमाल की है ये बेसिकली थंडर क्लाइंट है। ये बिल्कुल ये घटिया सा HTTP क्लाइंट लाइब्रेरी है, लेकिन छोटे मोटे काम के लिए यूज़फुल हो जाती है। वैसे नॉर्मली हम लोग या तो पोस्टमैन यूज़ करते हैं या इंसोमनिया यूज़ करते हैं। ये 2 बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, वो प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर हैं। ये बेचारा छोटा सा VS कोड में एक्सटेंशन है,
जो नॉर्मली काम कर जाता है, सही है। इतना इसके अंदर फीचर्स नहीं है, लेकिन जब आप एक सर्वर बना रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, तो बहुत छोटा सा काम कर जाता है। जब आप Node.js पढ़ोगे तो उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बल्कि हम एक इंसोमनिया एक सॉफ्टवेयर है वो उसको इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा बेकार सा सॉफ्टवेयर है। खैर, इसको अभी हम चलाते हैं। एक मैंने मिस्टेक की हुई है कि यहाँ पे यूज़र डेटा लिखा हुआ है और यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, तो इसके बाद हमारा हट गया। अब हम इसको पहले से रीलोड कर लेते हैं कि ताकि हमारा सारा काम रिफ़्रेश हो जाए। ठीक है, अब हम फ़ोन नंबर पे हमारा लॉगिन, जब अभी हमने साइन अप किया है यूज़र, उसका फ़ोन नंबर था 123 और उसका पासवर्ड था ABC। हमने ये 2 चीज़ें दी और हमने सबमिट को क्लिक किया। सबमिट को क्लिक किया तो क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो लगता है डेटा आने से, क्योंकि ये क्लाउड पे आपका नोड का सर्वर पड़ा हुआ है, लेकिन आपने देखा कि उसके थोड़ी देर के बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया। अब ये ऑब्जेक्ट, इसका स्टेटस क्या है? 200। तो इसका मतलब है कौन चला, देन या कैच? देन चला। तो हमारा देन फंक्शन चला और उसने सिंपली कंसोल लॉग करा दिया। अब ज़्यादा बेटर है कि हम यहाँ पे लिख लें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। लॉगिन फॉर्म है हमारे पास, एक हम लोग यहाँ पे वो बना लें, यूज़र स्टेट। यूज़र स्टेट हमने बना ली और यहाँ पे हमने यूज़र स्टेट दोबारा यूज़ कर ली। ये तो आपको रट गया होगा अब तक, या नहीं रटा? इसको हम लोग देते हैं स्टेटस मैसेज और सेट स्टेटस मैसेज। इनिशियली ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, सही है। हम नीचे जाते हैं, हम देखते हैं कि हमने कहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन फॉर्म। हमने ये लिखा हुआ है लॉगिन फॉर्म। हम इसको कॉपी डाउन करते हैं और कॉपी डाउन करने के बाद हम इसको कह देते हैं डिस्प्ले 3 और हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, क्या? स्टेटस मैसेज। अब हम कहते हैं कि जब सक्सेसफुल हो जाए, तो सेट स्टेटस मैसेज कर दो, यू हैव साइंड इन सक्सेसफुली। जब कोई भी मसला हो जाए तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो सेट स्टेटस मैसेज। आप यहाँ पे कह दो सम एरर अकर्ड, या ज़्यादा बेटर है इनवैलिड फ़ोन पासवर्ड। ठीक है। अच्छा, आपने रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड पे स्टेटस 404 भेजा है या 200 ही भेजा हुआ है? पक्का? चलो चेक कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम भेजते हैं दोबारा 123 और यहाँ पे हम भेजते हैं ABC। हम सबमिट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या लिख के आ गया, यू हैव साइंड इन सक्सेसफुली। अब हम 123 की जगह कुछ ABCD कुछ भी लिख लेते हैं और सबमिट का बटन दबाते हैं और हमारे पास क्या आ रहा है, इनवैलिड फ़ोन पासवर्ड। अब यहाँ पे हम लोग इसके साथ और फनकारियाँ भी कर सकते हैं, सही है, बहुत सारी फनकारियाँ हो सकती हैं। अब यहाँ पे जैसे स्टेटस मैसेज है, यहाँ पे हो सकता है स्टेटस कोड और यहाँ पे हो सकता है सेट स्टेटस कोड। अब स्टेटस कोड जो होते हैं वो आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये हमेशा नंबर हो सकता है और 0 नंबर होगा सबसे पहले। अब यहाँ पे इसको देखते हुए वो कहाँ गया मैसेज। अच्छा, उसका क्या होता है, टेक्स्ट सक्सेस ग्रीन कलर, सही है। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, छोड़ो उस पर टाइम ज़्यादा हो रहा है। मैं बेसिकली करना ये चाह रहा था कि स्टेटस मैसेज को देखकर, नंबर देखकर मैं ये दिखवाना चाह रहा था कि अगर आपका
लॉगिन नहीं हुआ तो हम लोग वो क्लास लगा दें टेक्स्ट डेंजर की। अगर वो हो गया तो हम उसकी क्लास लगा दें टेक्स्ट सक्सेस की। खैर ये बहुत इजी सी चीज़ है, आप भी कर सकते हैं, कोई बड़े मुश्किल काम नहीं है। हमें होगा क्या टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था, यहाँ पे देखो टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लो। टर्नरी ऑपरेटर पे आप उसको चेक करवा लो ऊपर मैसेज को, यहाँ पे आप जो मैसेज स्टेटस कोड मैंने किया है ना, इससे आप चेक करवा लो कि आपका अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो टेक्स्ट सेंटर कर दो, वो टेक्स्ट सक्सेस कर दो। अगर ये फेलियर हो जाए तो वो कर दो, दोनों। तो इसी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन से काम हो जाएगा बेसिकली, बहुत सिंपली। या आप एक सिंपल और काम कर सकते हैं कि यहाँ पर एक और आप बना लें स्टेट क्लास की और उस क्लास को ही बदल दें देन के अंदर। सही है, बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन खैर इंपॉर्टेंट ये है कि मकसद समझ आना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी जो आपका मेन आज की क्लास का थीम है वो ये है कि एग्जिस्ट डॉट पोस्ट करना। अभी आपने देखा कि पोस्ट रिक्वेस्ट आपने लॉगिन डिटेल्स भेजी कहाँ पे, सर्वर पे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये वाला आपका पेज है, ये आप साइन अप का भी पेज बना सकते थे। ये कौन सा पेज है, लॉगिन का। तो आप सिंपली ये भी कर सकते थे कि अगर आपके पास एक और कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट का नाम क्या है, साइन अप डॉट JSX, और इस सारे कोड को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, URL अभी कौन सा है, लॉगिन। इसको आप सिंपली क्या लिख लोगे, साइन अप। और यहाँ पे जहाँ पे हमें नीचे लिखा हुआ था लॉगिन फॉर्म, हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन अप फॉर्म। और हमारा जो स्टेटस मैसेज है हम यहाँ पे लिख लेते हैं यू हैव बीन सब्सक्राइब्ड, यू हैव बीन सब्सक्राइब्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पे लिख लेते हैं गेट आउट। उसको थोड़ी बताएंगे कि हमारा मसला हो गया है बस हो गया, कुछ ना कुछ हो गया। अब यहाँ पे लाजमी सी बात है, आपको app.js में इसको इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। इंपोर्ट साइन अप, कहाँ गया नहीं, मैंने अभी भी नया कंपोनेंट बनाया ना JSX। अच्छा सॉरी, तो इंपोर्ट अभी भी नहीं दिखा रहा, इसको मेरे साथ दुश्मनी हो गई है क्या। अरे यार तभी बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का काम। अब सुकून से आ गया साइन अप। बेसिकली मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं राउट बना रहा हूँ, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे राउट बना लेते हैं किसका, साइन अप का, और ये होगा स्लैश साइन अप। अच्छा, जो हमारा लॉगिन फॉर्म है ये हमारे पास लॉगिन फॉर्म ये रहा। इसके पास हमारे पास जो बटन है, इस बटन के आगे हम लिख लेते हैं और इसमें हमने लिंक उठाई हुई है। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, हमने लिंक उठाया हुआ है। लिंक के अंदर कौन सा होता है, ट्रू होता है। अब इसके पास जो हमारी क्लासेस हैं वो सारी रहेंगी। प्राइमरी वार्निंग का कलर क्या होता है, येलो। तो इधर हम कर लेते हैं साइन अप और रजिस्टर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं MS-3। सही है, सबमिट और रजिस्टर। अब हम अगर रजिस्टर को क्लिक करते हैं तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, साइन अप फॉर्म पे। और साइन अप फॉर्म पे कौन सा राउट लगा हुआ है, URL कौन सा यूज़ हुआ हुआ है, /sign up। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 456, पासवर्ड भी लिख लेते हैं क्या,
ABC और इसको हम कर लेते हैं सबमिट। सबमिट कर लेते हैं तो हमें थोड़ी देर में इसका रिस्पांस आ जाएगा। गेट आउट क्या? तो यहाँ पे बेसिकली कोई ना कोई मतलब देखें, मेरा अभी ये नहीं है कि सर्वर के साथ क्या मसला हुआ, इसने क्यों नहीं रिसीव किया, ये मेरा मोटिव ही नहीं है आज का। आज का ये मोटिव है कि हमारा axios.post चला। मजे की बात है, अच्छा हुआ कि हमने देख लिया। अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल्स देखी उसमें सब क्या चल रहा था, डॉट देन हर बार देन चल रहा था, हमेशा सक्सेसफुल होता था। अभी पहली बार कोई ना कोई मसला उठा है जिसकी वजह से Axios ने क्या फेंक दिया है, कैच। क्यों? क्योंकि आप स्टेटस कोड देखें क्या दिया है उसने, 403, यानी कि कोई भी मसला हुआ है जिसकी वजह से उसने रिक्वेस्ट को फेल किया है। और आपके पास ये जो ERR होता है, उस ERR के अंदर सारा होता है। इसमें थोड़ा देख लेते हैं, शायद हो सकता है कि हमारे पास रीजन आया हुआ इधर। अच्छा पहले से ये, हाँ इधर आ रहा है मैसेज। रिस्पॉन्स पे इन्होंने डेटा में भेजा हुआ है कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो खैर ये हमारा मोटिव नहीं है कि क्या मसला हुआ या क्यों हुआ, कुछ भी हो सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कैच चला और कैच पे क्या हमारे पास आ गया, गेट आउट। अब उन्होंने बता दिया है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या आया, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ये आपके ऊपर है। आप ये भी कर सकते थे कि अगर आपके पास ये एरर आ रहा है तो इधर गेट आउट की जगह पे वो एरर आए, ताकि यूजर को पता लगे कि मसला हुआ क्या। ये भी आप कर सकते थे, लेकिन अभी हम उसको नहीं छेड़ते, हम बस ये देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो अब हम इसका थोड़ा बदलते हैं, हम कहते हैं 111 टेस्ट किया हुआ है तुमने, तो 111 को हमने सबमिट किया तो हो गया, यू हैव बीन सब्सक्राइब्ड सक्सेसफुली। तो हमारा यूजर अकाउंट बन गया है। अभी 108 हो गया। मैंने 111 ही लिखा था, क्या हो गया? चलो 108 ABC सबमिट, तो यू हैव बीन साइंड इन सक्सेसफुली। तो सिंपल सा अब हम क्या कर रहे हैं कि हम axios.post के थ्रू, हमने उनका एक एक्सटर्नल सर्वर था। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सर्वर कौन सा है, कहाँ से आ रहा है, उसकी लिंक क्या है, अभी आप लोगों का ये काम नहीं है। सही है, आप लोगों का सिर्फ काम ये है कि आपके पास URL गिवन होगा, आपको सर्वर को क्या भेजना है, डेटा भेजना है। इनका जो ये URL है सर्वर का, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग भी इन्हीं का यूज़ करके और अपना axios.post को चेकआउट करें। कि बहुत अच्छा हो गया कि इनका डिप्लॉयड है, क्योंकि मसला ये मेरे साथ ये होता कि अगर मैं Node.js का सर्वर यहाँ पे खुद बनाता तो आपको वो फिर Node.js का सर्वर अपने पास पहले चलाना पड़ता। अगर आप उसको टेस्ट कर रहे थे ना, तो आपको वो नोड का सर्वर अपने कंप्यूटर पे पहले चलाना पड़ता, उसके बाद जाहिर सी बात है आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। ये बात आपको समझ आ रही है? लेकिन अब क्योंकि उनका सर्वर क्लाउड पर है, वो डिप्लॉयड है, जिस तरीके से आपकी वेबसाइट फायरबेस पर डिप्लॉयड होती है, तो आप कहीं से भी उसका सर्वर यूज़ कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो पहले तो थैंक यू, आपका एक सर्वर बड़ा काम आ गया। और दूसरा ये बड़ा अच्छा काम है कि ये जो वेबसाइट इन्होंने यूज़ की है cyclic.sh, ये आजकल क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम चल रहा है कि जो Heroku था, जब तक हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे, तो Heroku बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। Heroku में क्या होता था कि जो आपके सर्वर्स हैं हम लोग वहाँ पे डिप्लॉय करते थे। अब मसला ये हो गया है कि अब Heroku आजकल नहीं रहा। क्यों? बल्कि वो है, लेकिन वो कहता है पेड हो गया है। लेकिन अब वो हमारे लिए नहीं रहा, क्योंकि हम पेड कोई चीज़ इस्तेमाल तो करते नहीं है। तो मैंने बेसिकली एक खुद देखा था, तो एक render.com से एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, उनका भी बहुत अच्छा काम है, फ्री वो देते हैं आपको सर्विस। लेकिन उनका मसला ये है कि वो लोग अकाउंट सेटअप करने के लिए आपका बैंक कार्ड मांगते हैं वेरिफिकेशन के लिए। सही है, तो ये भी थोड़ा सा एक हर्डल है। अभी वो लोग बता रहे हैं कि ये cyclic.sh है, ये आपसे कार्ड भी नहीं मांग रहा और ये आपको फ्री अकाउंट बना के दे देता है। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत स्टेप्स भी लिखे हुए होंगे कि इनको कैसे आपको डिप्लॉय करना है और आप इनको फॉलो करें। जो मुझे दिख रहा है आई थिंक नेटलिफाई जैसा ही है एग्जैक्टली। आप गिटहब के साथ इसको कनेक्ट करें और अपना Node.js का सर्वर इसको डिप्लॉय करें। लेकिन अभी तक आपको जाहिर सी बात है Node.js का सर्वर आपके पास नहीं है, लेकिन जब तक आप पहुंचेंगे तो मोर प्रोबेबली हम लोग यही यूज़ कर लेंगे। वरना मैंने जो बैच 2 था उसको मैंने वो बताया था AWS, कौन सा था वो, इलास्टिक बीनस्टॉक था, EBS था ना। तो उन लोगों को मैंने AWS EBS का डिप्लॉयमेंट सिखा दी थी। अब EBS में और इसमें क्या फ़र्क है, EBS थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। EBS प्रोफेशनली यूज़ होता है
और उसकी ख़ास बात क्या है कि अगर आपके सर्वर पे ज़्यादा रिक्वेस्ट जा रही हैं और ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, अचानक से 10,000 यूज़र्स आ गए, तो EBS क्या करता है, उसको हॉरिजॉन्टली स्केल कर देता है, मतलब आपके सर्वर की पावर को बढ़ा देता है ताकि आपका सर्वर क्रैश ना करे। तो EBS इतना ज़बरदस्त है, और AWS है तो फिर तो छोड़ ही दें, क्योंकि आपका क्लाइंट जो है वो AWS का नाम सुनते ही बोलेगा कि बेहतरीन, समझ रहे हैं। तो AWS EBS नॉर्मली यूज़ होता है, लेकिन EBS का मसला ये है कि वो पेड है, वो पैसे लेता है, सही है। नॉर्मली वो इनिशियली लिखा हुआ है कि पहले ईयर के लिए वो फ्री होता है, लेकिन मैंने भी ट्राई किया था, मेरे कार्ड पे भी कोई $5 का चार्ज हुआ था, सही है। तो मैंने जब वो स्टूडेंट्स को सिखा रहा था, लेकिन चलो आप प्रोफेशनल जब काम करो इंशाल्लाह, तो आप अपने क्लाइंट को बोलना कि भाई ये cyclo.sh पे तो हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे उसको कहाँ पे लेके जाएं, AWS, क्योंकि सर्वर क्रैश हुआ तो वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो बोलते हैं यार मेरी वेबसाइट डाउन हो गई। तो आप अपने तौर पे सेफ साइड रहने के लिए जब आप किसी को एडवाइस करेंगे कि उनका सर्वर कहाँ डिप्लॉय होना चाहिए, तो आप उनको क्या बोलें, AWS, क्योंकि AWS EBS की जो सर्विस है वो सबसे बेस्ट है और सबसे सिक्योर्ड है, सही है, और वो बड़ी कंपनी है। तो फ़र्ज़ करेंगे अब इनका सर्वर इस वेबसाइट पे लोडेड है, फ़र्ज़ करें आज से 6-7 महीने के बाद ये वेबसाइट बैंकरप्ट हो गई या इसके साथ कोई मसला हो गया, तो इनका सर्वर भी डाउन। अब इन्होंने जिन जिन क्लाइंट्स के लिए इधर सर्वर डिप्लॉय किए हुए थे उन सबकी वेबसाइट्स भी डाउन। तो हम जब आप प्रोफेशनली कोई काम करते हैं जब किसी क्लाइंट के लिए, तो आप वो सर्विस इस्तेमाल करें जिसका आपको गारंटी है कि ये नहीं जाने वाली, क्योंकि AWS गई तो फिर तो सारी दुनिया को पता लगेगा कि AWS डाउन हो चुकी है। अगर cyclo.sh गई तो किसी को नहीं पता लगेगा, क्योंकि बेचारी मेरे ख्याल से न्यू वेबसाइट है, और इन्होंने बेसिकली, मुझे तो लग रहा है इन्होंने शुरू ही इस वजह से किया है क्योंकि हिरुकू के अल्टरनेटिव पे लोग लेकर आए, क्योंकि आज से पहले मैंने भी नहीं सुना था कि ये cyclo.sh भी नाम की कोई है। मैंने 2 सुनी थी, एक वर्सल सुनी थी और एक ये render.com सुनी थी। वर्सल जो है उसके साथ कुछ इशू ये है कि वो डेटाबेसेस के साथ प्रॉब्लम करता है, वरना इसका मुझे नहीं पता अभी कि इसका डेटाबेस एटलस है इसके साथ, फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको SQLite वगैरह यूज़ करना होगा तो मेरे ख्याल से वो ये सस्टेन नहीं करेगा। हालांकि अगर आपके पास EBS AWS है तो लाजमी सी बात है वो तो गारंटी करेगा। तो कुछ इसके प्रॉन्स हैं, कुछ कॉन्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल के लिए इनिशियली अच्छा अल्टरनेटिव है। तो हमारे पास आज की क्लास में ये था पोस्ट रिक्वेस्ट। वीडियो में काफ़ी डिटेल से ये चीज़ें सेव हुई हैं, आप इसको घर जाएं, इनका जो सर्वर है उसके साथ कनेक्ट करके पोस्ट रिक्वेस्ट करें और उनका रिस्पॉन्स उठाएं। रिस्पॉन्स ज़रूरी है कि आपके पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ठीक है, और एरर आ रहा है तो ठीक है, फिर आप उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं अब ये आपके ऊपर है। जैसा मैंने बताया कि उनके सर्वर से जवाब आ रहा है कि ये यूज़र कहाँ पर है और इसका इस यूज़र के साथ क्या हुआ, ये एग्जिस्ट करता है, आपने कोई चीज़ गलत भेज दी है, तो उसको अगर आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये हैंडलिंग तो आपका काम है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन आपको ये काम आना चाहिए कि किस तरीके से आप सर्वर पे हिट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ये भी कर लूँगा कि मेरे पास जो IEC या एक और मेरे पास एक कंपनी है उसका पाइथन का सर्वर है, मैं उसका वो लिंक उठा के ले आऊँगा, सही है, क्योंकि अभी मुझे गिटअप खोलना पड़ता और सारे अकाउंट्स खोलने पड़ते तो मुझे मिल जाता, लेकिन अभी इतनी ख्वारी उठाना नहीं चाह रहा था मैं। तो उसका हम लोग लिंक उठा के, पाइथन के सर्वर के साथ ये मसला होता है कि आपको हेडर्स भेजना लाजमी होते हैं इवन दो वो डिप्लॉयड है, सही है। यहाँ पे आपने देखा कि इसमें कोई भी हेडर्स मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन पाइथन का सर्वर मांगता है, इस वजह से हम लोग पाइथन के सर्वर को भी एक दफ़ा टेस्ट आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है जब आप प्रोफेशनल अपने वर्क पे जाएं तो आपको बैकएंड डेवलपर बोले कि उसने किस में बनाया हुआ है, पाइथन पे, तो उसके बाद ये वाला कोड नहीं चलेगा जो अभी हमने किया है। इसके साथ हेडर्स का होना लाजमी है, वरना पाइथन का सर्वर आपको वहीं पे क्रैश करवा देता है। कोई मसला नहीं है, हेडर्स आप भेजेंगे तो आपको उनके सर्वर पे बेसिकली रिसीव होता है, ये भी एक कम्युनिकेशन होती है। अगर एक सिंपल सा केस है, अभी जैसे कि इनके जो सर्वर है उसमें एक कमी है, वो किस चीज़ की कमी है कि इन्होंने मुझे लिंक दिया, मैं साइन अप हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सही है। एक्सेस सिर्फ उनके पास होनी चाहिए थी जिनके पास एक सीक्रेट टोकन हो, एक कोई टोकन हो, कोई आईडी हो जिसके थ्रू वो लोग उसको यूज़ कर सकें। ये इस वक्त ओपन टू पब्लिक है, तो नॉर्मली ये नहीं होता। तो वो जो सीक्रेट की होती है ना, वो भी हम किसके थ्रू भेज सकते हैं, हेडर्स। नॉर्मली भेजते ही हेडर्स के थ्रू है कि हम हेडर्स पे भेजते हैं। अगर वो हेडर्स पे उसको नहीं मिलता की, तो आपके पास वो सर्वर क्या है, एरर आपको थ्रो करता है कि सीक्रेट भी नॉट फाउंड, तो उसके बाद आपको एक्सेस नहीं देता। तो ये कुछ चक्कर है।
तो Axios में अगर आप पोस्ट को थोड़ा सही से देख लें, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है आपके एंड से। अभी जब आप सर्वर की साइड आएंगे थोड़ा तो आपको पता लगेगा कि पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या मसाला होता है, लेकिन अभी आपके लिए पता है बहुत ईजी है। आप इसको जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट को टेस्ट आउट करें, और आपको जब कोई इशू हो तो लाजमी सी बात है पूछें, क्योंकि Axios का जो टॉपिक है इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं है। सही है, इसका हम लोग एक असाइनमेंट दे देंगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट को आप यूज़ कर लें, ताकि हमें भी समझ आए कि आपके पास सब कुछ हो रहा है। उसका असाइनमेंट में नॉर्मली मैं ये चाहूँगा कि आप लॉग इन करो यूज़र को, उसके बाद वो जो यूज़र्स की लिस्ट नहीं है या क्रिप्टो वाली जो आपने वेबसाइट बनाई है, तब वो डैशबोर्ड शो हो। बात समझ आ रही है? अगर वो लॉग इन ना हो यूज़र तो आपका वो डैशबोर्ड शो ना हो। एक बहुत सिंपल सा काम है। इसमें क्या होगा कि आपकी गेट भी टेस्ट हो जाएगी और पोस्ट भी टेस्ट हो जाएगी, दोनों आपकी गेट पोस्ट टेस्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ज़रूर, अभी तो मुझे इसी आज के दिन पे स्टार्ट करवाना था, लेकिन कल हमारी क्लास कट शॉर्ट हो गई, तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग कॉन्टेक्स्ट API के पास चले जाएंगे, और कॉन्टेक्स्ट API आपकी रिएक्ट का लास्ट टॉपिक है। सही है, तो कॉन्टेक्स्ट API जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह कोई ना कोई एक छोटी सी ऐप बना लेंगे आपके सामने, जिसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो जितने भी चीज़ें हैं ये हमें जो आज तक हमने पढ़ी हैं ये एक तरह से यूज़अप हो जाए, ताकि हम थोड़ा आइडियली देख लें कि सारी चीज़ों को अब जमा करके कैसे हम एक ऐप में यूज़ करते हैं। मोर पॉपुलर बहुत छोटी वेब्स जो ऐप्स हैं, वो एक तो होता है ये टू डू लिस्ट, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सल। हर ट्यूटोरियल आप खोलेंगे उसमें आपको टू डू ऐप बना हुआ वो बंदा दिखेगा। सही, एक कैलकुलेटर होता है। सही, एक ई-कॉमर्स की छोटी सी वेबसाइट होती है कि जिसके अंदर एक लॉगिन होता है, साइन अप होता है, उसके बाद वो सारे प्रोडक्ट्स दिखा देता है। वैसे अगर आप उसको थोड़ा गौर से देखें तो आपने अभी ये वाला काम तो कर ही दिया है कि एक लॉगिन हो जाए, उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स दिखें। सही है, फिर इसका थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ सकता है कि मैं ऐड टू कार्ट करूँ तो वो कार्ड में शो हो जाए। ये हम खैर देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। रिएक्ट पढ़ाते वक्त आपका जो फोकस है वो UI नहीं है, वो है क्या, डेटा, कि आपका डेटा किस तरीके से हैंडल हो रहा है थ्रू रिएक्ट। फंक्शनैलिटी रिएक्ट में मोर इम्पॉर्टेंट है आपकी फंक्शनैलिटी। रिएक्ट में UI का फोकस होता ही नहीं है। UI का फोकस आपका कहाँ था, HTML CSS। सही है, एक दफ़ा अगर आपकी फंक्शनैलिटी पक्की हो जाती है तो इसका CSS बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सही है, CSS सबसे ईजीएस्ट है। अगर अभी आप थोड़ा देखेंगे, अभी पहले जब आप CSS पढ़ रहे होते थे तो आपको वो बड़ी बात लगती थी। अभी जब इतना कुछ करके आ गए, जब आप CSS को देखते होंगे बोलते होंगे ये तो बच्चों का काम है, लेकिन आप वो वक्त भूल गए जब आप भी बच्चे थे। सही है, तो CSS को देखना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो बंदा Axios रिएक्ट राउटर को देख के सब कुछ इन्फॉर्मेशन बना सकता है, एक पूरा फंक्शन बना सकता है, तो उसके लिए CSS प्रॉपर्टी देखना कोई बड़ी बात नहीं। और ये होता है। अभी आप लोगों को रिएक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट मुश्किल लग रहे होंगे, फिर उसके बाद जब हम लोग थोड़ा सर्वर साइड जाएंगे फिर आप बोलेंगे वो आसान था। तो ऐसा होता है, जैसे जैसे हम लोग स्टेप अप करते हैं तो ऐसा होता है। वैसे Axios सबसे आसान है, आपने देखा Axios सबसे आसान है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो फिर बेटर है। आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मसलों में आएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये इश्यूज होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग फील्ड ही ऐसी है। इवन तो अभी आप देख रहे हैं कि Node.js जो है वो मैंने लास्ट टाइम यूज़ की है जब मैंने आप ही के बैच 2 को पढ़ाई है, क्योंकि आजकल मैं अपनी कंपनी पे या मैं अपनी फ्रीलांसिंग के काम में पाइथन के सर्वर्स बना रहा होता हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपका कोर्स आउटलाइन में Node.js है तो हम आपको Node.js पढ़ा लेते हैं। लेकिन नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि मैं रिएक्ट का फ्रंट एंड यूज़ कर लेता हूँ और उसका बैक एंड पाइथन, क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम जो है वो AI के साथ है, और AI के लिए कौन सा सर्वर सबसे बेस्ट है, पाइथन। तो पाइथन के जो सर्वर्स होते हैं उनके लिए अब इसको देखेंगे, Node.js का मैंने जो सर्वर्स हैं इतने बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब क्योंकि वो मेरे इन प्रैक्टिस नहीं है तो मुझे उसको देखने की फिर भी ज़रूरत पड़ रही है। वो मेरी उतनी स्पीड नहीं है उसमें, क्यों, क्योंकि मैं पाइथन के सर्वर बार बार बना रहा हूँ, तो मेरी पाइथन की स्पीड थोड़ी तेज़ है। तो प्रोग्रामिंग फील्ड जो है वो है ही आपकी प्रैक्टिस। आप इसको थोड़ा भूल जाएंगे तो मसला होगा, लेकिन अभी आपकी जो स्टेज है वो है लर्निंग की, तो आपके लिए प्रैक्टिस इस वक्त लाजमी है। मैं तो बस एक दफ़ा वो उसको ट्यूटोरियल देखूंगा, मैं देखूंगा अच्छा ये करना था, मुझे याद आ जाएगा, मैं दोबारा से स्टेप अप कर लूँगा, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं 15 मिनट में फिर दोबारा से उसी लेवल पे आ जाऊँगा जो मैं आज से 1 साल पहले था Node.js में। लेकिन ये आपके साथ भी तब होगा जब आप अभी प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर आप अगर इसको 1-2 महीने के लिए छोड़ भी देते हैं तो आप उसको दोबारा देखेंगे तो आपको फील होगा कि ये चीज़ मुझे आती है, और आपको इवन वो ज़्यादा आप स्ट्रॉन्गर उसमें हो गए। आपको फिर बात समझ आएगी, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट ये होता था क्योंकि ये वाला मसला होता है। इस तरीके से फिर आपका जो ब्रेन है वो लॉजिक्स बनाता है।
जब आप एक चीज़ अपनी पुरानी चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं, सही है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अभी जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसकी आप इमीडिएटली प्रैक्टिस कर लें। जो आपके लिए तो सबसे बेस्ट चांस है, कल संडे है, संडे के दिन कोई 2 घंटे निकाल के आपको जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। जैसे कि अभी आपको क्या क्या पढ़ाया गया है, कंपोनेंट, नेस्टेड कंपोनेंट, आपके राउटर्स, उसके बाद यूज पैरेंट्स जो हमने उसमें यूज़ किए, उसके बाद लिंक टैग्स, और उसके बाद फाइनली जो रिएक्ट हुक्स, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, उसके बाद फाइनली अब एक्सेस। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें पक्की नहीं होंगी तो अगला टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई में ये सब कुछ क्या हो जाता है, मिक्स। आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई की फाइल के अंदर आप यूज स्टेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए एक रिएक्ट हुक बना रहे होते हैं कस्टम, उसको फिर आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो सब कुछ वारा सारा वो आपकी खिचड़ी बन जाती है। तो एक दफ़ा आप सबको प्रैक्टिस करते हुए आएंगे तो आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। वैसे अभी आपका ये काम थोड़ा बहुत आसान था एक्सियोस का, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में इंशाल्लाह वो भी ज़्यादा कुछ नहीं है। उसको मैंने जैसे बताया था कि एक फ़ाइल आपकी बनी हुई है, आपको वही उसको यूज़ करते रहना है, सही है। क्योंकि सीधी बात है, मैं भी वो खुद वो फाइल यूज़ करता हूँ जो मैंने ही बनाई हुई है। क्योंकि वो प्रॉब्लम क्या है कि वो एक ही कोड है, उसको आपको दोबारा रीयूज़ करना होता है, तो हम उसको पूरा खुद क्यों लिखें, जब एक ही कोड है तो बस उठा लो फाइल। तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ होनी चाहिए कि उसके अंदर हो क्या रहा है। जिस तरीके से index.js में अगर आप देखें तो जब index.js हमने शुरू में देखा था, उसके बाद हमने ब्राउज़र राउटर उसमें लगाया है, उसके बाद हमने दोबारा index.js नहीं देखा। लेकिन जब मैं इंडेक्स आपको रिएक्ट मैंने शुरू करवाई तो मैंने index.js पूरा लिख के दिखाया था। वो क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि index.js में हो क्या रहा है, ताकि कल को अगर आपको कोई इंटरव्यू करता है, कोई आपसे कोई सवाल पूछता है, तो आपको कम से कम पता हो कि रिएक्ट की शुरुआत कैसे हो रही है, रिएक्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है। ये ना आप बोलेंगे app.js से शुरू करो, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल जो वर्चुअल डॉम है वो कहाँ बन रहा है, index.js में। वो क्रिएट एलिमेंट का एक पूरा मेथड है रिएक्ट का जो वो बनाता है। तो आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइप राइटर में और एक इंसान में थोड़ा फ़र्क है। अगर आप एक टाइप राइटर हैं कि भाई आप कोई काम दे दिया, आपने छापना शुरू कर दिया, तो फिर आपकी सैलरी फिर उतनी नहीं होगी, क्योंकि आपकी सैलरी उतनी होती है जितने आपकी मेंटल कैपेबिलिटी हो, आपका जितना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पक्का हो। क्योंकि रिएक्ट एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अगर आपको थ्योरी पक्की नहीं है तो आपको मसले मसाइल होंगे। जैसे कि इसका कंपोनेंट रीलोड होना, अब आप वेरिएबल बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन वो ऊट पटांग हरकतें कर रहा है कि वेरिएबल खाली हो जा रहा है, समझ रहे हैं। तो आप खुद सोचें, अगर आपको ये कंपोनेंट रीलोड वाला कॉन्सेप्ट पता ना हो तो आप तो सर तोड़ के बैठ जाएंगे, लेकिन आपका वो जो वेरिएबल है वो लोड ही, वो आपका अपडेट ही नहीं होगा। आप उसको अपडेट करेंगे वो उसको खाली कर देगा। अब आप बोल रहे हैं कि यार मैं कोई गलती भी नहीं कर रहा, कोई एरर भी नहीं आ रहा, तो ये हो क्यों नहीं रहा। और ये आपके साथ होता होगा, अभी भी जब आप प्रैक्टिस करते होंगे आपके साथ होता होगा। आप बोल रहे होंगे यार काम मैं सारा सही कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं चीज़ चाह रहा हूँ वो नहीं हो रही। तो उसमें मसला क्या है कि आपको वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको रिवाइज करना होता है कि मैं कॉन्सेप्चुअली तो कोई चीज़ गलती नहीं कर रहा। तो फिर जब आप उसको थोड़ा बैक स्टेप लेके थोड़ा सोचते हैं कि अच्छा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और थ्योरी ये थी, लॉजिक ये थी, तब आपको समझ आता है अच्छा मिस्टेक यहाँ पर है। सही है। आई थिंक 11:02 हो गए, तो बहुत क्लास में टाइम हो गया, आप मुझे बता देते।